नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध उपन्यास नीलकंठ का दूसरा भाग। सामने से गुजरते दीनू चौकीदार को आनंद ने पुकारा, जो आनंद को देखते ही प्रसन्नता से उछल पड़ा और बोला, छोटे बाबू, तुम कब आए? अभी। उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी की ओर देखा जो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। जब उसने दीनू को आश्चर्य से बेला को देखते देखा तो अपनी घबराहट छिपाते हुए बोला, पिताजी कहाँ हैं? स्टेशन पर ही, ड्यूटी पर हैं। आनंद को सोचकर डर गया, तो पिताजी आज ड्यूटी पर हैं। उसे बेला के संग यो देखकर क्या सोचेंगे, और बेला से भी वह क्या कहे? वह तो ना जाने अपनी हट पर क्यों अड़ी हुई है। वह दीनू को थोड़ी दूर ले गया और अपनी विवशता की पूरी कथा उसे सुना दी। दीनू आनंद के पिताजी के स्वभाव से परिचित था। जीवन के कई वर्ष उसने उन्हीं के साथ व्यतीत किए थे। बेला दोनों को आपस में चोरी छिपे बातें करते देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आनंद बात समाप्त करके बेला के पास आया और बोला, एक बात मानोगी? कौन सी? डरता हूँ कहीं बुरा ना मान जाओ। अच्छा, मान भी गई तो आपका क्या, और दूसरे के मन की दशा देखकर तो मैं बुरा भी ना मानूंगी। मनुष्य को होना भी ऐसा ही चाहिए, मेरा विचार है। कहते कहते आनंद रुक गया। कहिए कहिए, रुक क्यों गए? आपके मन की बात तो मैं समझ गई। क्या? आनंद ने आश्चर्य से पूछा। कि मेरा इस समय यूँ आपके घर जाना उचित नहीं। हाँ बेला, इसलिए। आपने सोचा कि आज रात में वेटिंग रूम में ही व्यतीत कर दूं? बात काटते हुए वह बोली। तुम ठीक समझ गई। तो चलिए, मैं तैयार हूँ। परंतु अभी नहीं, पिताजी ड्यूटी पर हैं और वेटिंग रूम खुलवाने से पहले चाबी उन्हीं से लेनी होगी। तो फिर मैं यहीं बैठी रहूं? नहीं तो उस सामने वाले डिब्बे में बैठ जाओ, वह रात भर वहीं रहेगा। किसी सरकारी अफसर का है जो इस क्षेत्र का दौरा कर रहा है। और आप? मैं पिताजी के जाते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा और चौकीदार से वेटिंग रूम खुलवाकर तुम्हारे आराम का पूरा प्रबंध करवा दूंगा। अच्छा, डरने की कोई बात नहीं, चौकीदार तुम्हारा ध्यान रखेगा। इस तरह आनंद ने बेला को टालने पर सहमत कर लिया। वह भी प्रसन्न थी कि इतनी रात गए एक अनजाने घर में व्यर्थ प्रश्नों की बौछार से बच गई, और फिर एकांत में आनंद भी तो उससे मिलने आएगा। यह सोच उसके मन में गुदगुदी होने लगी। बेला का सामान दीनू ने डिब्बे में लगा दिया। आनंद के संकेत पर वह डिब्बे की ओर बढ़ी और चौकीदार के हाथ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ गई। जो ही आनंद अपना सूटकेस उठा प्लेटफॉर्म की ओर मुड़ा, बेला ने बड़ी सुकुमारता से कहा, मुझे भूख लगी है, अभी प्रबंध किए देता हूँ। दीनू, तुम मेरे साथ आओ। यह कहकर आनंद आगे चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने घूमकर देखा। बेला डिब्बे के द्वार से लगी उसे देखे जा रही थी। कदाचित उसकी दृष्टि उस मार्ग की जांच कर रही थी जिस पर आनंद जा रहा था। आनंद को अचानक देख उसके पिताजी अति प्रसन्न हुए और उसे गले से लगा लिया। उनकी ड्यूटी लगभग 1 घंटे में समाप्त होने वाली थी और उन्होंने आनंद को अपने साथ ही रुकने को कहा, किंतु उसके मुख पर व्याकुलता के चिन्ह देख वह समझे कि माँ से मिलने के लिए बेचैन होगा। 2 क्षण चुप रहने के पश्चात बोले, अच्छा चलो, मैं आ जाऊंगा। डूबते को जैसे आशा की किरण मिल गई। वे तेजी से दीनू के संग ही हो लिया। घर निकट ही था। ऊपर वाले कमरे की खिड़की से छन छन कर आता उजाला यह बता रहा था कि माँ अभी सोई नहीं। वह लपक कर भीतर आया और चुपके से माँ की आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दीं। माँ बोली, कौन? मेरा लाल, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं आ रहा हूँ? दोनों हाथ माँ के कंधों पर रखते हुए बोला। मेरा मन मुझसे कह रहा था, विश्वास ना हो तो देख लो, तुम्हारे लिए खाना भी रखा है। ओ खाना? हाँ माँ, मैं भूल ही गया था। शीघ्र ही किसी बर्तन में खाना लगा दो। दीनू, आनंद ने खिड़की में से झांककर नीचे खड़े दीनू को आवाज़ देते हुए कहा। परंतु किसके लिए? तुम्हारे बाबा तो खा गए। उनके लिए नहीं, एक सहयोगी के लिए जो वेटिंग रूम में है। मेरा एक मित्र है। तो उसे घर ही लेते आते। बहुत कहा पर वह नहीं माना। बाहर बादल की गर्जन फिर सुनाई दी और माँ रसोई घर की ओर भागी। कहीं बरखा फिर आरंभ ना हो जाए, और शीघ्रता से खाना परोसने लगी। खाना लेकर आनंद नीचे दीनू के पास गया, किंतु उसके हाथों में वह खाना देते रुक गया और फिर कुछ सोचकर बोला, दीनू लाओ, यह बरसाती मुझे उतार दो। आपको? किस लिए? खाना लेकर मैं वहाँ जाऊँगा। बाबा इस बरसाती में तो दूर से मुझे चौकीदार ही समझेंगे। जी, कहीं बाबूजी ने दीनू समझकर पुकार लिया तो? तो क्या, मुझे तो बाहर ही से जाना है, तुम चिंता ना करो।
तीनों ने झट से अपना बरसाती कोट उतार आनंद को दे दिया। आनंद ने बरसाती को इस ढंग से ओढ़ लिया कि कोई शंका ना करे और बाहर से घूमकर प्लेटफॉर्म पर आया। काली घटाएं स्टेशन पर एक धुंध का पर्दा लिए हुए थीं, जिसकी ओट लिए अपने आप को छिपाए आनंद डिब्बे की ओर बढ़ता जा रहा था। बेला मार्ग पर दृष्टि बिछाए पहले से ही द्वार में लगी प्रतीक्षा में खड़ी थी। आनंद ने मन ही मन उसे बनाने की सोची। उसने भी तो गाड़ी में उसे बनाया था। आनंद के अपने मुंह को गर्म मफलर से ढक लिया, जिससे आंखों के अतिरिक्त सब कुछ छिप गया। उसके डिब्बे के निकट पहुंचने पर बेला नीचे उतरी और उसके हाथों से खाना लेकर ऊपर चढ़ गई। आनंद भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ गया। बेला ने टिफिन खोल खाना सीट पर लगा दिया और उसकी ओर असावधानी से देखते हुए बोली, अब तुम जाओ, मैं खा लूंगी। माँ जी ने कहा है बर्तन साथ वापस लाना। आनंद ने भारी स्वर में उत्तर दिया। अच्छा लो, यह गिलास, नल से पानी ले आओ। आनंद आज्ञा का पालन के लिए उठा और गिलास लेकर नीचे उतर गया। बेला उसे नीचे जाते देख एकाएक कांप सी गई और फिर ध्यानपूर्वक देख मुस्कुरा पड़ी। जो रहस्य आनंद उसे छुपाना चाहता था वह उसके नए सफ़ेद जूते और रेशमी जुराबें ना छुपा सकीं। आनंद जब पानी लेकर लौटा तो बेला फिर गंभीर हो गई, जैसे वह अभी तक उसे चौकीदार ही समझ रही हो। खाना खाते वह कई बार कनखियों से झांककर आनंद को देख लेती, जो मफलर में से टकटकी लगाए उसे देखे जा रहा था। बीच में बेला ने उसे संबोधित करके पूछा, क्या भूख लगी है? नहीं तो, वह कांप सा गया। तो फिर मुझे क्यों देखे जा रहे हो? आनंद निरुत्तर हो गया और अपनी घबराहट छुपाने के लिए खिड़की के शीशे खोलने लगा। बेला ग्रास को मुंह में रखती हुई बोली, मफलर से ढका सिर और मुंह, उसमें दो मोटी मोटी आंखें, जानते हो कैसे लग रहे हो? कैसा? आनंद की मौन और विस्मय दृष्टि से पूछा। जैसे उल्लू, बेला मुस्कुराते हुए आनंद से बोली, जो यह शब्द सुनते ही तड़प कर रह गया, पर किसी कारण से चुप रहने पर विवश था। अभी तक वह छिपी दृष्टि से बेला को देखे जा रहा था। खाना खाने के पश्चात बेला ने टिफिन बंद किया और सामने की सीट पर आ बैठी। आनंद ने टिफिन उठा लिया। वह उलझन में था कि कैसे बेला को चक्कर में लाते लाते वह उसमें स्वयं फंस गया। इतनी शीघ्रता क्यों चौकीदार? बेला ने अपने ओंठ सिकोड़ते हुए आनंद से कहा, जो घबराहट को छुपाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था। बेला का संकेत पाते ही वह फिर उठ बैठा। बेला असावधानी से उसके निकट आ गई और अंगड़ाई लेते हुई बोली, तुम्हारा साहब कब तक आएगा चौकीदार? वह अब नहीं आएंगे। क्यों? बेला ने गंभीर होकर पूछा। जी कदाचित आप बड़े बाबूजी को नहीं जानती, वह बड़े कठोर स्वभाव के हैं। ओह, तब तो उनमें अवश्य भेंट करनी चाहिए। वह क्यों? इसलिए कि कठोर स्वभाव के व्यक्ति मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु यह कठोरता तो उनके घर वालों या अपने अधीन व्यक्तियों के लिए है। आपको वह क्या कहेंगे? मैं भी तो उन्हीं में से हूँ। जानते हो मैं कौन हूँ चौकीदार? नहीं मेम साहब, उनकी मंगेतर, बेला ने कुछ संकोच से कहा, और यह घर वालों से मेरी भेंट करवाने लाए हैं। छोटे बाबू ने अभी तक मुझे बताया नहीं। तुम्हें क्या बताते? अभी तो वह स्वयं इससे अनभिज्ञ हैं। इस पर वे दोनों हंस पड़े। आनंद इसलिए कि चौकीदार के भेष में बेला के मन की बात सुन सका, और बेला इसलिए कि इसी पर्दे में वह अपने मन की बात कह गई। सहसा किसी के पांव की चाप सुनाई दी और दोनों चौंक उठे। आनंद ने खिड़की का शीशा उठाकर बाहर झांक कर देखा और फिर झट से बंद कर घबराहट से बोला, अब क्या होगा? क्यों, क्या हुआ? स्टेशन मास्टर साहब इसी ओर आ रहे हैं। क्या हुआ? उनसे भी भेंट हो जाएगी। देखो, तुम घबराना मत। ठीक ठाक कह देना आनंद बाबू के अतिथि हैं, घर ले जाने को आया हूँ। बाप रे बाप, वह यहीं बरस पड़ेंगे। तो ठीक रहेगा, मैं भी उनका कठोर स्वभाव देख लूँ। किसी के प्राण जाएं और आपका तमाशा, और इन उजाड़ पर्वतों में मन भी बहलाऊं तो किससे? आहट पास आते ही आनंद दूसरी ओर के द्वार से बाहर झांकने लगा। बेला ने झट मफलर पकड़ते हुए कहा, कहाँ चले चौकीदार? टिफिन तो लेते जाओ। मुख पर लिपटा हुआ मफलर खुलकर बेला के हाथों में आ गया और वह खिलखिलाकर हंसने लगी। आनंद ने द्वार का सहारा लेकर लज्जा से आंखें बंद कर लीं। बेला ने मफलर उसकी ओर फेंकते हुए कहा, चले थे हमें बनाने। बनाने नहीं, बनने, आनंद ने धीमे स्वर में कहा और मफलर लपेटकर नीचे उतर गया। बेला दूसरी ओर के द्वार में आ खड़ी हुई। घोर अंधेरे में डर से भागते हुए आनंद को देखने लगी। उसके मन को ना जाने कौन गुदगुदाए जा रहा था। चौकीदार! इस भारी स्वर में आनंद को वहीं स्थिर बना दिया। बेला ने मुड़कर दूसरी ओर देखा। स्टेशन मास्टर साहब गाड़ी के साथ साथ चले आ रहे थे। उनके हाथ में रेलवे की लालटेन थी।
समीप आकर उजाले में बेला को ध्यानपूर्वक देखा और उन्होंने पूछा, आप कौन? एक यात्री। यात्री? किंतु इस समय उजाड़ में क्यों बैठी हो? पूना की गाड़ी मिस कर दी। वेटिंग रूम खुलवा लिया होता, आनंद के पिता ने नम्रता से कहा। यूं ही चंद घंटों के लिए कष्ट देना उचित न समझा। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, अगली गाड़ी सवेरे 9 बजे मिलेगी। हे भगवान, तो इतनी भयानक रात कैसे कटेगी? इसलिए तो कहा है कि आप ठीक कहते हैं, किंतु प्लेटफॉर्म पर यूं अकेले क्या आप मुझे किसी पास के होटल में भिजवा सकते हैं? होटल 2 मील से दूर, कम दूरी पर कोई नहीं है, और फिर इतनी रात गए कैसे जाओगी? बेला ने मुख पर घबराहट के चिन्ह उत्पन्न करते हुए स्टेशन मास्टर और आनंद दोनों को देखा। आनंद चौकीदार के भेष में भय से धरती में गड़ा जा रहा था। बेला के मुख पर चिंता को देख स्टेशन मास्टर बोले, यदि हानि न समझो तो मेरे घर ही चलो, आराम से रात कट जाएगी। जी। जैसे उनकी बात उसके मन को भा गई। मुझे जाने में थोड़ी देर है, चौकीदार तुम्हें ले जाएगा। तो वहाँ घबराओ मत, मेरी पत्नी तुम्हारा स्वागत करेगी। बेला ने वहाँ जाने की बात सुन मुस्कुराते हुए आनंद की ओर देखा, जो स्टेशन मास्टर का संकेत पा सामान उठा रहा था। क्या दृश्य था और क्या व्यवस्था! हर कोई अपने स्थान पर ही ठीक था। स्टेशन मास्टर के कहने के अनुसार आनंद सामान उठा तेज पग बढ़ाता अपने घर की ओर चला जा रहा था, और बेला चुपके से मुस्कुराती साथ साथ। दोनों चुपचाप थे। मौन को तोड़ते हुए बेला ने कहा, लाओ कुछ मुझे दे दो। धन्यवाद, आप मुझसे बिगड़ गए, भला इसमें मेरा क्या दोष है? आज्ञा तो आपके पिता की है। जी। वह फूले सांस में भारी स्वर में इतना ही कह पाया। सामान के बोझ से उसका शरीर दबा जा रहा था, परंतु वह विवश था। घर से बाहर आने वाले बरामदे में पहुंचते ही आनंद ने धड़ाम से कंधे पर लटकाया बिस्तर फर्श पर पटक दिया। एक धमाका हुआ और सीढ़ियों में बैठा दीनू चौंक कर बोला, छोटे सरकार आप? चलिए महिला सरकार, आनंद ने बनावटी ढंग से कहा। पहले आप, आगे आतिथ्य करने वाला और पीछे अतिथि, बेला ने पतले स्वर में उत्तर दिया। अंत में आनंद को आगे बढ़ना पड़ा और बेला इठलाती हुई पीछे हो ली। दीनू ने जैसे ही सामान बरामदे में टिकाया, रसोईघर से आनंद की माताजी ने पुकारा, तो क्या दीनू अतिथि घर आ गए? हाँ माँ जी, झट से आनंद ने उत्तर दिया, और रसोईघर की चौखट तक पहुँचते ही फिर कहने लगा, परंतु वे अतिथि मैंने नहीं, बाबा ने भेजा है। तो अपने बाबा से मिलाए? वह चूल्हे में लकड़ी डालते हुए बोली, नहीं माँ, वह दीनू के साथ आई है। जैसे ही माँ ने आंखें उठाकर ऊपर देखा, बेला आनंद की पीठ पीछे से निकलकर सामने आ गई और हाथ जोड़कर झट से बोली, नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी, आओ। क्या तुम इसके साथ आई हो? नहीं माँ जी, स्टेशन मास्टर साहब ने भेजा है, आज रात आपकी अतिथि हूँ। सिर आंखों पर, आओ भीतर आ जाओ। आनंद दीनू से कह दो सामान भीतर ले आए। माँ रसोई घर से बाहर आ गई और बेला के सिर पर हाथ फेरती हुई प्यार से उसे अंदर ले गई। थोड़े समय पश्चात आनंद के बाबा भी आ गए। जब वह बेला की भेंट अपने पुत्र और पत्नी से कराने लगे तो यह सोचकर रुक गए कि अभी तक तो स्वयं उसका नाम नहीं जान पाए। बेला ने स्वयं अपना नाम लिया तो सब हंसने लगे। बेला ने अपना अभिनय अच्छी प्रकार निभाया और किसी पर स्पष्ट न होने दिया कि वह आनंद को पहले से ही जानती है। बेला को विवशतः सबके संग दूसरी बार खाना खाना पड़ा। थोड़े ही समय में वह यूं घुल मिल गई जैसे उसी का अपना घर हो। बेला के सोने का प्रबंध माँ जी ने अपने कमरे में करवाया। आनंद को अपने बाबा के कमरे में सोना पड़ा। दोनों कनखियों से एक दूसरे को देख लेते पर कुछ कह नहीं पाते। आनंद भी बाबा के सामने बिल्कुल मौन ही बैठा था। रात अधिक बीत चुकी थी। सब अपने अपने बिस्तर पर आराम करने को जा लेटे थे, परंतु बेला की आंखों में नींद न थी। वह बार बार गर्दन टेढ़ी कर खुली खिड़की के बाहर देखती, पर वहां सरसराती हुई हवा के अतिरिक्त कुछ न था। एकाएक उसका मन इस विचार से गुदगुदा उठा, संभव है आनंद भी अपने कमरे में लेटा उसी के विषय में कुछ सोच रहा हो। अभी सूर्य की किरणों ने सोना न बरसाया था, किंतु चहचहाते हुए पक्षियों ने अपना संदेश सुनाना आरंभ कर दिया था। माँ ने उठते ही बेला को उठाना चाहा, पर वह यौवन की निद्रा में यूं बेसुध थी मानो वर्षों से सो रही हो। माँ ने जब पूना जाने वाली गाड़ी का वर्णन किया तो वह अर्धनग्न अवस्था में बोली, माँ जी नींद बहुत आई है, मुझसे उठा ना जाएगा तो गाड़ी छूट जाएगी। माँ ने समीप होकर कान में कहा, तो क्या हुआ, सांझ की गाड़ी पकड़ लूंगी।
बेला के इस उत्तर पर उसे हंसी आ गई। उसी समय आनंद ने उसकी हंसी सुनकर भीतर प्रवेश किया और कहने लगा, माँ जी, ये आधुनिक तितलियां यों न जागेंगी, इन्हें बेड टी चाहिए। आनंद का स्वर सुनते ही बेला निद्रा में चौकन्नी हो गई। माँ बाहर चली गई तो आनंद बोला, मेम साहब उठिए, कहीं पूना 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 जाना तो मुझे है और चिंतित आप लोग हैं। आंखें खोलकर कड़े स्वर में वह बोली। उसके कड़ेपन में भी एक माधुर्य था जिसने आनंद को मौन कर दिया, और वह मूर्ति बना उसके वक्ष के उभार को देखने लगा, जो अंगड़ाई लेते समय सौंदर्य का केंद्र बन गया था। काले रंग के अंग्रेजी ढंग के ब्लाउज और गरारे पर काली चुनरी, जिसमें मुकेश के टुकड़े यूं लग रहे थे मानो अंधेरी रात में आकाश पर तारे। उसका गोरा और गोल मुख चंद्र की भांति दृश्य की शोभा दे रहा था। सादापन आनंद को बहुत प्रिय लग रहा था, किंतु न जाने आज बेला को देख क्यों उसके विचार डगमगाने लगे। उसे अपने फीके जीवन में एक अज्ञात मिठास अनुभव होने लगी, जो बार बार उसके मन को गुदगुदा रही थी। वह नशे में इतना बेसुध था कि वह ये देख भी न सका कि बेला उसे कब से घूरे जा रही है और उसे मूर्ति बने देख अपनी सफलता पर गर्व कर रही है। यह देख वह कांप सा गया और मुख दूसरी ओर मोड़कर बोला, इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है? तुम्हें पूना तो जाना ही है। वह तो मैं भी जानती हूं, परंतु नदी पर आकर प्यासी लौट जाने को जी नहीं चाहता। क्या? वह इस पर कुछ घबरा सा गया। जी चाहता है खंडाला के पर्वतों में घूमूं फिरूं, ना जाने ऐसा अवसर फिर कब मिले। पर तुम्हें तो सहेली के विवाह पर जाना है, कल आज की छुट्टी, और फिर ऐसा अवसर कभी हाथ ना आएगा। जलपान करते समय भी बेला ने सवेरे की गाड़ी पर न जाने का कारण यह बताया कि वह खंडाला के आसपास के स्थानों को देखना चाहती है। उसे अकेला देख आनंद के पिताजी बोले, बेटी, मेरी या आनंद की माँ की बूढ़ी हड्डियों में तो अब इतना साहस है नहीं कि तुम्हारा साथ दें। यदि चाहो तो आनंद को संग ले जाओ। बेला को और क्या चाहिए था। वह झट बोली, कहते तो आप ठीक हैं, परंतु क्या आप यह भी मानेंगे? क्यों नहीं, और घर में बैठा बैठा क्या करेगा? स्टेशन मास्टर आनंद की ओर देखते हुए बोले। यह सोचकर कि इसी बहाने इतवार का दिन अच्छा बीत जाएगा, आनंद ने भी सहमति दे दी और दोनों तैयार होने लगे। आनंद ने माँ को खाने पीने का सामान तैयार करने को कह दिया और उन स्थानों का स्मरण करने लगा जो वह बेला को दिखाना चाहता था। उसे संध्या का ध्यान आया, जो उसे कई बार कह चुकी थी कि विवाह के पश्चात सुंदर पर्वतों के प्राकृतिक जीवन में शहर के बनावटी जीवन को भूल जाएंगे। इसका विचार आते ही वह क्षण भर के लिए एक अनजान डर से कांप गया। आज भी आकाश बादलों से घिरा हुआ था। काले काले बादलों के नन्हे नन्हे टुकड़े पहाड़ियों में उड़ते हुए बड़े भले लगते थे। जहां भी वे जाते धुंध छा जाती। बेला व आनंद इन्हीं बादलों में खोए अनजान मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे। बेला आज अंग्रेजी ढंग के वस्त्र पहने हुई थी। सफ़ेद धुंध में नीली पैंट और ब्लाउज में वह अति सुंदर दिखाई दे रही थी। कभी कभार जानबूझकर वह किसी पत्थर से टकराकर गिरने लगती तो तुरंत आनंद बढ़कर उसे बाहों में संभाल लेता और दोनों एक दूसरे का स्पर्श करते ही मुस्कुरा उठते। इसी खेल में आनंद के ओठों की मुस्कान उसके हृदय की धड़कन बन जाती और व्याकुलता से बंद पक्षी की भांति वह उड़ने के लिए फड़फड़ाने लगता। वह सोचने लगता कि कितना अंतर है दोनों में। एक जल कण थी और दूसरी ज्वाला। यदि संध्या से पहले उसकी भेंट हो गई होती तो महाशय किस विचार पे खोए हैं। बेला के इन शब्दों ने उसे चौंका दिया। वह उस पुल की ओर बढ़ा जिसके जंगले का सहारा लेकर बेला खड़ी थी। बेला, आनंद ने उसके समीप आकर धीमे स्वर में कहा। कहिए। वह जेब का रेशमी रूमाल निकाल सिर पर बांधती हुए बोली। कहीं तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि तो कितनी बड़ी भूल का शिकार हो जाएंगे। तो क्या हुआ? उसने असावधानी से उत्तर दिया। उसे सुलझाना भी तो हमारा ही काम है। ठीक कहती हो, किंतु सुलझाते सुलझाते प्रायः पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए तो किसी ने कहा है कि जीवन बहुत छोटा है, इसे जैसे भी बन पड़े अच्छा व्यतीत करो। अच्छा, तुम ही कहो क्या करना चाहिए। बीता समय भूल जाओ और भविष्य में क्या होगा यह बात सोचो। तो फिर यह सोचो अब क्या है। वह बात बदलते बोली। यह देखो, नदी का जल यूं लग रहा है मानो किसी ने चांदनी बिखेर दी हो। मलकजी रंग के बादल अपने पहलू में जल कण छिपाए किसी के चुंबन को व्याकुल हैं, और एक आप हैं कि क्या?
वह विस्मय सा उसकी ओर देखते हुए बोला, यह शिथिलता, यह मौन, जैसे पहलू में कोई दिल ना हो। जब आंखों में उन्माद सा लाकर वह बोली। आनंद ने यूं अनुभव किया जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। वह उसकी बात सुनकर अवाक सा उसकी मदभरी आंखों की ओर देखता रह गया, मानो वह इन मदरा के प्यालों से पूर्णतः रसपान करना चाहती हो। आनंद ने बेला का हाथ पकड़ उसे अपने समीप खींचकर झटका सा दिया और वह मछली की भांति तड़पती हुई उसकी बाहों में आ गई। दूसरे ही क्षण वह शरीर को सिकोड़कर उसकी बाहों से छटपटाकर निकल गई और बोली, ऐसी भी क्या बेचैनी, पत्थर हृदय को मोम जो बनाना है। आनंद उसकी ओर फिर से बढ़ते हुए बोला। बेला अंगूठा दिखा उसे चढ़ाती हुई भाग निकली। आनंद भी उसका पीछा करने लगा। विचित्र दृश्य था। सुहावने बादलों की छाया में वह नदी के किनारे किनारे भागी जा रही थी और आनंद उसके पीछे एक कंधे का पर कैमरा और दूसरे पर टिफिन का डिब्बा लटकाए। कुछ समय बाद वह रुक गया और अपनी चाल को धीमा कर दिया। बेला ने जब देखा कि उसका साथी हार मान गया है तो वह वापस लौट आई और हंसते हुए बोली, स्त्रियों की प्रतियोगिता में दौड़ भी ना सके। आनंद चुप रहा और गंभीर सा मुंह बना उसी की ओर देखता रह गया। वह उसकी ओर बढ़ा। पास आकर बेला ने वही बात दोहराई। आनंद ने उत्तर तो नहीं दिया, बल्कि निकट आते ही झपटकर उसे आलिंगन में ले लिया, मानो कोई पक्षी अपने आखेट की प्रतीक्षा में हो। बेला इस पर तिरमिला उठी और मचलते हुए बोली, यह धोखा है। पकड़ना था तो अपने बल से दौड़कर पकड़ा होता। पुरुष स्त्रियों को बल से नहीं, बुद्धि से पकड़ते हैं। आनंद ने उसे छोड़ दिया और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसी का स्वर तैरते बादलों से टकराकर अपने पीछे एक मधुर गूंज सी छोड़ गया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुल पार करके सामने की झील की ओर चल पड़े। टिफिन का डिब्बा उन्होंने नहर के चौकीदार के पास रख दिया। तीनों ओर से पर्वतों से घिरा नीला गहरा स्वच्छ जल, जो सीमेंट के ऊंचे बांध से रोका हुआ था, बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा था। बेला के कहने पर आनंद ने वार्डन से मोटर बोट ली और दोनों उस पर बैठ झील में उतर गए। दोनों चुपचाप लहरों को देखते जा रहे थे। ज्यों-ज्यों नाव गहराई में बढ़ती जा रही थी, आनंद को लगता जैसे वह स्वयं गहराई में उतरता जा रहा है, जहां से उसका उभरना असंभव हो जाएगा। बेला चंद ही क्षणों में उसके जीवन पर इतनी छा गई थी कि वह सदे हुए पक्षी की भांति उसके संकेत पर नाच रहा था। यदि यह रहस्य खुल गया तो संध्या क्या सोचेगी। संध्या का ध्यान आते ही उसे चक्कर सा आ गया। उसे लगा जैसे झील की हर तरंग में संध्या की छाया उसे कुछ समझा रही हो। आनंद ने नाव की गति तेज कर दी। गति तेज हो जाने से पानी के छींटे उड़ उड़कर नाव में आने लगे। बेला ने आनंद के कंधे का सहारा ले लिया और उसके हवा में उड़ते बालों को संवारने लगी। हर क्षण उसका आनंद के समीप होते जाना, उसका स्पर्श, आनंद के हृदय की धड़कन तेज हो रही थी। दूसरे किनारे पर पहुंचकर आनंद ने नाव को तट पर लगा दिया और बेला को उतरने के लिए हाथ का सहारा दिया। जब आनंद नाव को ठीक जमा रहा था, बेला ने भागकर सामने के पत्थर पर कैमरा सेट करके रख दिया और स्वयं उसकी कमर में हाथ डालकर खींचने लगी। आनंद को इसका ज्ञान तब हुआ जब तस्वीर खिंच जाने पर वह कैमरा उठाने को भागी। आनंद ने कैमरा से छीन लिया और उसे नाव के मध्य खड़ा करके उसकी तस्वीर उतारने लगा। बेला ने ऊंचे स्वर में पूछा, तस्वीर किस ढंग में हो? बेला ने हाथ उठाकर अपने वक्ष को और उभारा। हूँ यूँ नहीं, आनंद बोला, नेचुरल पोज में, यूँ तनिक झुककर। आनंद ने दोनों हाथ उसकी कमर में डालकर उसे घुमाना चाहा। बेला ने उठी हुई दोनों बाहें उसके गले में डाल दी और बोली, कहो तो यूँ। आनंद ने मुस्कुराकर उसके दोनों हाथ पुनः ऊपर उठा दिए। उसकी आंखों में उन्माद और वक्ष के तीखे उभार को देख आनंद किसी विचार से कांप सा गया और शीघ्र ही परे हट उसकी तस्वीर लेने लगा। दोनों बढ़ते बढ़ते पहाड़ियों के ऊपर चढ़ गए और बादलों की ओट में खो गए। आनंद ने बेला की कमर में अपना हाथ डाल दिया। दोनों की आंखें एक दूसरे से कुछ कहना चाहती थीं, परंतु कह नहीं सकती थीं। यूँ लगता है जैसे धरती छोड़ आकाश में उड़े जा रहे हों। बेला ने आनंद के पास आते हुए कहा, आकाश में तो उड़ जाएंगे, यदि लौट ना सके तो? आनंद ने पूछा, तो क्या वहीं रह जाएंगे? सुना है स्वर्ग भी वहीं है। जहां हम हैं वहां भी तो स्वर्ग है। धुंध के बादल कुछ ऊपर उठे तो दृश्य साफ हो गया। दोनों एक खुले स्थान पर पहुंच गए।
जहाँ से नीचे देखने पर लगता था जैसे बादल नीचे धरती पर हों और स्वयं आकाश पर। दूर एक भयानक शोर सुनाई दे रहा था। बेला ने पूछा, यह क्या है? झरना लोनावाला की पहाड़ियों में सबसे बड़ा झरना। लोनावाला? हाँ, लोनावाला। अब हम खंडाला से दूर लोनावाला की सीमा में हैं। जहाँ हम खड़े हैं इसे टाइगर पॉइंट कहते हैं। तो क्या यहाँ टाइगर शेर भी होते हैं? बेला भय से आनंद से लिपट गई। हाँ बेला, शेर, बब्बर शेर, किंतु हमें वह कुछ नहीं कह सकते। वह कैसे? आओ तुम्हें दिखाऊं। आनंद बेला को खींचता हुआ थोड़ा आगे ले गया और एक स्थान पर रुककर उसने बेला को धरती पर उल्टे लेट जाने को कहा। आनंद स्वयं भी बेला के पास उल्टा लेट गया और हाथ से संकेत करके बोला, वह देखो क्या है। धुंध के बादल छट जाने से दृश्य स्पष्ट हो गया था। आनंद ने नीचे नदी के किनारे हाथ का संकेत किया। भूरे रंग का एक पशु वहां पानी पी रहा था। आनंद बोला, वह देखो शेर। विचित्र दृश्य है। ना हम नीचे जा सकते हैं और ना वह इस खाड़ी से बाहर आ सकता है। इसलिए इस स्थान को टाइगर पॉइंट का नाम दिया गया है। शिकारी यहाँ से उसका बेधड़क शिकार करते हैं, परंतु अपने शिकार को बाहर नहीं ला सकते। वहां से दोनों सीमा के साथ साथ झरने की ओर बढ़ने लगे। पानी का शोर और घाटी में उसकी गूंज दृश्य को बड़ा भयानक बना रहे थे। बेला को आनंद का संग इस भयानकता का न अनुभव होने देता। झरने के पास आनंद ने बेला की ओर फिराकर अपनी और उसकी इकट्ठी तस्वीर उतारी। आज जीवन में पहली बार इन घाटियों में आनंद ने विशेष आनंद अनुभव किया। वह पहले भी मित्रों के संग यह दृश्य देख चुका था, किंतु आज की सैर सबसे अनोखी थी। यहाँ से वह उस नदी के किनारे हो लिए जो पर्वतों से होकर इस झरने में परिवर्तित हो रही थी। थोड़ी दूर जाकर पानी छोटी छोटी नालियों में बह जाता और स्वच्छ और निर्मल जल दर्पण की भांति चमक रहा था। बेला ने आनंद को खींचकर नदी में ले जाना चाहा, पर वह गिरते गिरते संभल गया और बोला, डूबने का निश्चय किया है क्या? जी, किंतु अकेले नहीं। तो एक बात मानो। क्या? डूबने से पहले अपने जूते उतार लो, आनंद ने दबे स्वर में कहा। आप ठीक कहते हैं। ये बेचारे भीग गए तो जीना कठिन हो जाएगा। दोनों इस व्यर्थ की बातचीत पर हंस पड़े और अपने अपने जूते उतार पास की एक झाड़ी में छिपा दिए। अपनी पैंटों को घुटने तक ऊंचा कर वे पानी में उतर पड़े और उछलते कूदते बच्चों के समान भागने लगे। दोनों संसार को बिल्कुल भूल चुके थे और एक दूसरे की हृदय की धड़कन को जान गए थे। उनके मन में कामना का उठता हुआ तूफान उस हवा और बरखा के तूफान से किसी प्रकार कम न था। वे पागलों की भांति उस ठंडे, स्वच्छ और निर्मल जल की धारा को लांघते हुए बढ़ गए। उनके चलने से पानी के छींटे उछलकर उनके मुख को चूमने लगे और ओस कणों की भांति उनके कपोलों पर आ ठहरते। उनके टूटने पर लगता मानो मन की भावनाएं और अभिलाषाएं बुलबुले से बनकर आपस में टकराती और मिलते ही होजल हो जाती। थोड़ी दूर पत्थर की सुंदर सीढ़ियां देख दोनों रुक गए, जिससे झरझर करता हुआ जल बड़ा सुहावना लगता था। बेला के प्रश्न करने पर आनंद ने बताया कि यह पानी एक बड़े जलाशय में एकत्र होता है और वर्षा ऋतु में भरकर सीढ़ियों पर से झलकता है। एक गर्जन हुई और बेला आनंद से लिपट गई। सफ़ेद और घने बादलों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। भरपूर प्याले छलक पड़े। आनंद ने अपने जलते हुए ओंठ बेला के ओठों पर रख दिए। वह मछली के समान तड़पी और गुत्थम गुत्था होकर उसकी बाहों में मचलकर रह गई। बादल छंट गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में लाल रेखाएं झलक रही थीं। बेला के ओठों पर दबी मुस्कान स्पष्ट हुई और वह आनंद की बाहों से निकलकर सीढ़ियों की ओर भागी। आनंद लपकते हुए चिल्लाया, बेला, बेला, रुक जाओ, गिर पड़ोगी। बेला ने सुनी अनसुनी कर दी और भावना के प्रवाह में उन सीढ़ियों पर भागकर चढ़ने लगी, जिनसे तेज गति से पानी झरझर बह रहा था। काई के कारण उस पर फिसलने के कारण पांव का ठहरना कठिन था। 2 बार सीढ़ियां ऊपर चढ़ने पर बेला फिसलकर धड़ाम से आ गिरी। आनंद ने लपककर उसे थाम लिया और वह फिसलते फिसलते बचे। कहा था ना कि फिसल जाओगी, बेला को बाहों में लेते आनंद बोला। बेला ने अपने आप को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया और बोली, आनंद, यह तुमने क्या किया? मुझे नदी पर आकर प्यासा क्यों छोड़ दिया? बेला, क्यों सुध खोती जा रही हो? मेरी अच्छी बेला, देखो पानी का प्रवाह बहुत तेज है, शीघ्र उतर चलो। वह देखो बादल घने हुए जाते हैं, ये अब अवश्य बरसेंगे।
हम तूफान से घिर जाएंगे। मेरी आशाओं से खेलकर मुझे मझधार में छोड़ते हो और तूफान की सूचना देते हो। आनंद, आनंद, मुझे बचाओ। बेला की यह दशा देख आनंद ने उसे बाहों में खींच लिया और व्याकुलता से उसे चूमने लगा। घटाएं घनी होती गईं और धुंध की मोटी चादर ने उन्हें लपेट लिया। चारों ओर एक अंधकार सा छा गया, कुछ सुनाई न देता था। इसी दशा में वह गिरते पड़ते अनजाने मार्ग पर बढ़ने लगे। आशाएं तीव्र हो उठीं और घाटी में गर्जन और तूफान के मध्य वे एक दूसरे से ऐसे लगे हुए थे मानो किसी आकर्षण शक्ति ने उन्हें एक कर दिया हो। फिर गर्जन हुई, बिजली चमकी और वातावरण क्षण भर के लिए जगमगा उठा। घटाएं टकराकर बरस पड़ी। थोड़े ही समय में जल थल एक हो गया। झरनों का शोर आकाश में घिरे बादलों से उलझ रहा था। लगता था कि मेघ स्वयं धरती पर उतरकर क्रोध बरसा रहा हो। धीरे धीरे बरखा की बौछार कम होने लगी। घटाएं कहीं दूर चली गईं और आकाश फिर से निखरने लगा। कुछ समय पश्चात आकाश बिल्कुल खुल गया और वही दृश्य चमकने लगा जैसे कुछ हुआ ही न था। पास ही किसी खंडहर की चट्टान पर बेला लेटी हुई थी और आनंद उसकी पीठ धीरे धीरे थपककर उसे उठाने का प्रयत्न कर रहा था। जब कुछ देर तक वह न उठी तो आनंद अपने स्थान से उठकर खंडहर से बाहर आ गया। थोड़े समय पश्चात बेला अपने भीगे हुए और उलझे हुए कपड़ों को ठीक करते हुए पीछे आ गई। उसने आनंद की ओर देखा और फिर दोनों आंखें नीचे करके धीरे धीरे अपने मार्ग पर चल पड़े। दोनों चुपचाप थे। अब उनके हाव भाव में वह चंचलता और शोर न था, मानो बरखा के पश्चात वातावरण में शांति सी छा गई थी। बेला ने एक दो बार प्रश्न पूछने का प्रयत्न भी किया, किंतु आनंद ने किसी न किसी बहाने टाल दिया। जब दोनों घर पहुंचे तो माँ ने टिफिन खोलकर देखा। खाना वैसे का वैसा रखा था। पूछने पर कोई कारण न पाकर बेचारी चुप ही रही और चाय का प्रबंध करने लगी। न जाने दोनों किस विचारधारा में खोए हुए थे। उसी रात दोनों को अलग होना पड़ा। आनंद ने उसे पूना की गाड़ी पर चढ़ा दिया और गाड़ी छूटने से पूर्व उनमें केवल यह बातचीत हुई। बेला, नीची दृष्टि किए हुए धीरे से उसने कहा। उसने असावधानी से उत्तर दिया। तुम खंडाला में आई हो और जो यहाँ बीता उसका किसी से वर्णन तो ना करोगी? किस लिए? उसके ओठों पर एक चपल मुस्कान थी। इसी में सबकी भलाई है, तुम्हारी, मेरी और किसकी? रुक क्यों गए? बात पूरी करते हुए बेला ने कहा, तुम्हारी दीदी को तो तुम जानती ही हो, हम दोनों का विवाह होने वाला है। आनंद के मुंह से संध्या की बात सुनते ही बेला के तन बदन में आग सी लग गई, परंतु अधिकार से काम लेते हुए वह खिलखिलाकर हंसने लगी। आनंद उसकी इस हंसी पर डर सा गया और बोला, वचन दो कि यह रहस्य ही रहेगा, परंतु एक बात पर। क्या? कि तुम मेरी आशाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगे। पूरा प्रयत्न करूंगा। और हाँ, क्या? यदि मुझ पर विश्वास हो तो कुछ दिन के लिए कैमरा दे दो, परंतु फिल्म मैं धुलवा लूंगी। शीघ्रता में अपना ना लगा सकी वहां आवश्यकता पड़ेगी। आनंद ने जैसे ही कैमरा उतारकर बेला के हाथ में दिया, गाड़ी ने सीटी दी और वह बेजान सा हाथ उसे विदा करने को हिलाता रहा, किंतु उसका मन और मस्तिष्क कहीं और थे। सामने प्लेटफॉर्म की घड़ी शाम के 6 बजा रही थी। पूना से मुंबई जाने वाली गाड़ी में केवल आधा घंटा शेष था और वह अपनी चिंता मिटाने के लिए प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर बढ़ा, जहां उसके पिता सामान लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दीदी, मम्मी कहाँ हैं? रसोई घर में। और हाँ बेला, क्या हुआ तुम्हारे कॉलेज का? दाखिला मिलने की आशा तो है, जन्म का सर्टिफिकेट मांगा है। वह तो मिल ही जाएगा। चलो जरा मेज कुर्सियां लगा लें। अभी आई दीदी, यह कहते हुए वह भीतर भाग गई। संध्या को उसकी इस शीघ्रता पर हंसी आ गई। आज संध्या का जन्मदिन था। आज वह पूरे 20 वर्ष की हो जाएगी। हर वर्ष की भांति राय साहब उसका जन्मदिन अब भी मना रहे थे, किंतु यह जन्मदिन पहले से भिन्न था, इसलिए कि इस अवसर पर संध्या की सहेलियों के अतिरिक्त राय साहब के कुछ मिलने वाले भी बुलाए जा रहे थे। इनमें आनंद भी था। आनंद का ध्यान आते ही उसके ओठों पर हंसी खिलाई और वह गुनगुनाने लगी। रेनू और नौकर चाकर भी उसकी प्रसन्नता में सम्मिलित थे और कमरों की सजावट में लगे थे। बेला भी आज बहुत प्रसन्न थी। उसे बंबई में दाखिला मिल जाएगा और वह आनंद के निकट ही रह सकेगी। जब वह यह सोचती कि उसकी दीदी यह देखकर क्या कहेगी, तो वह कुछ चिंतित सी हो जाती। फिर आनंद का मन जीतने के उल्लास में वह पागल सी हो जाती। अपना सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए उसने डैडी की अलमारी खोल
बीच वाली दराज की ताली लगाई और उनमें रखे हुए पत्रों को टटोलने लगी। अचानक उसकी दृष्टि एक बंधे हुए छोटे से पुलिंदे पर जा पड़ी जिस पर संध्या का नाम लिखा था। उल्लासपूर्वक उसने उसे खोलकर पढ़ना आरंभ कर दिया। क्या यह सच है? उसे अपनी आंखों पर विश्वास न आया और उसने उन्हें दोबारा पढ़ना आरंभ कर दिया। संध्या उसकी सगाई बहन ना थी, बल्कि जन्म से पूर्व उसके पापा ने उसे गोद लिया था। ये सरकारी प्रमाण पत्र थे। तो क्या दीदी किसी और की लड़की हैं? इस बात का विचार आते ही आश्चर्य में डूबी बेला के दांत क्रोध में कटकटाने लगे। उसने पत्रों को वैसे ही लपेट दिया और अपना सर्टिफिकेट ढूंढने लगी। सर्टिफिकेट लेकर उसने अलमारी को वैसे ही बंद कर दिया और संध्या के विषय में विचार करती हुई बाहर आ गई। बालकनी की सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने ध्यानपूर्वक संध्या को देखा, जो नौकरों को साथ लिए गोल कमरे में मेज बिछवा रही थी। कितनी भिन्नता है दोनों के रूप में। कोई भी तो उन्हें सगी बहनें नहीं कह सकता। कितना अंतर है दोनों के विचारों और स्वभाव में। दोनों अलग अलग वातावरण में पली हैं, फिर दोनों का चुनाव क्यों एक? दोनों आनंद से प्रेम करती हैं। कुछ ऐसे ही उलझे हुए विचार उसके मस्तिष्क में चक्कर काटने लगे। उसकी आंखों में डाह और देश स्पष्ट था। 5 बजते ही अतिथियों ने आना आरंभ कर दिया। पहले आने वालों में उसकी सहेली निशा और उसके संग उसकी 2 और सखियां थीं। उसके पश्चात संध्या के चाचा अपने बाल बच्चों सहित आए। फिर आनंद और धीरे धीरे दूसरे आमंत्रित लोग भी आने लगे। 1 घंटे में गोल कमरा अतिथियों से भर गया। 2-2, 4-4 व्यक्ति अपना अपना झुंड बनाकर आपस में बातों में संलग्न थे। संध्या संकोच से आनंद के अधिक निकट न बैठ सकी और निशा व दूसरी सहेलियों के साथ बातें करने लगी। उसकी इस अनुपस्थिति और संकोच का लाभ उठाते हुए बेला आनंद के निकट आ बैठी और बातें करने लगी। आनंद उसकी इस निकटता से डर रहा था। अपने ही ध्यान में वह उसकी बातों का उत्तर दिए जाता और चोर दृष्टि से हर थोड़े समय पश्चात संध्या को देख लेता, जो स्वयं कनखियों से उसे देखे जा रही थी। बेला को यूं खुलकर उसके हंसकर बातें करना संध्या को अच्छा न लग रहा था। वह कई दिनों से बेला की हरकतों को ध्यानपूर्वक देख रही थी। उसके हर हाव भाव में यौवन की उमंग थी। आधुनिक ढंग की तितली कहीं अपने सौंदर्य की किसी अदा से उसके 2-4 तिनकों पर बिजली गिराकर राख न कर दे, इसका ध्यान आते ही वह कांप सी जाती और फिर अपने विचार पर स्वयं से ही कहने लगती, कितनी पागल हूं मैं। मेरा आनंद कभी ऐसा नहीं हो सकता। राय साहब ने केक काटने के लिए संध्या को बड़ी मेज के पास बुलाया और सब लोग उस मेज के इर्द गिर्द खड़े हो गए। ज्यों ही संध्या ने केक पर सजी मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाया, सारा कमरा तालियों से गूंज उठा। केक का पहला टुकड़ा उसने पापा को, दूसरा मम्मी को दिया। बारी बारी सबने अपनी प्लेट उठाई और एक एक टुकड़ा लेकर खाने लगे। आनंद ने भी बधाई देते हुए अपना भाग संध्या से ले लिया। बेला ने भड़कर छुरी संध्या के हाथ से ले ली और बोली, लाओ दीदी, मैं बांट दूं, तुम थक जाओगी। यह कहते हुए उसने एक टुकड़ा संध्या को दिया और एक टुकड़ा अपनी प्लेट में रख लिया। एक और टुकड़ा काटते हुए वह आनंद से संबोधित करती हुई बोली, अगर कहें तो एक आपकी प्लेट में भी रख दूं? ओह, वह चौंकते हुए बोला, परंतु मैं तो अपना भाग ले चुका हूं। नहीं, दीदी का मन बहुत छोटा है, उसने आपको बहुत छोटा टुकड़ा दिया है। यह अन्याय मुझसे देखा नहीं जाता। तो न्याय कीजिए, लाइए, आनंद ने प्लेट बढ़ाते हुए कहा। बेला ने मुस्कुराकर संध्या की ओर देखा, जो क्रोध से भरी उसकी हर क्रिया को देख रही थी, और केक का एक टुकड़ा काटकर उसकी प्लेट में रख दिया। आनंद उसे लेते हुए बोला, बेला, संध्या ने सच मुझसे बड़ा अन्याय किया था, परंतु इतना बड़ा टुकड़ा देकर तो तुमने सब अतिथियों से अन्याय किया है। मेरे विचार में संध्या का न्याय तुमसे ठीक था। उसने सबसे एक समान बर्ताव किया था। आनंद की यह बात सुन संध्या की सब सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगीं और संध्या के गंभीर मुख पर मुस्कान की एक रेखा दौड़ गई। बेला सबको यूं अपने पर हंसता देख जल भुनसी गई और अपनी प्लेट उठा बाहर वाली खिड़की के पास जा खड़ी हुई। खाने पीने के पश्चात गाने बजाने का प्रोग्राम आरंभ हुआ। रेनू ने नाच सिखाया, निशा ने एक गीत सुनाया और जब बेला को सब खींचकर सभा में लाए तो वह चींक उठी। उसका स्वर सबसे निराला था। गाना समाप्त हुआ तो सबने बेला को घेर लिया। इसी भीड़ में मेज पर रखा चाय का प्याला उलट गया और छींटे आनंद के सूट पर जा गिरे। वह झट से उठा और गुसलखाने की ओर बढ़ा। संध्या ने देखा कि बेला भी कुछ समय पश्चात उसी ओर चल दी। उसने देखा अनदेखा कर दिया और निशा से बातें करने लगी। आनंद ने नल खोला ही था कि गुसलखाने का द्वार खुला और बेला भीतर आ धमकी। आनंद ने चौंक कर पीछे देखा और बोला, तुम? जी, ये धब्बे यूं ना जाएंगे। क्यों?
चाय के धब्बे पानी से नहीं नींबू से जाते हैं, नहीं तो यह शार्किस्किन का सूट नष्ट हो जाएगा। तो नींबू कहाँ से आएगा? आइए मैं दिखाऊं। बेला यह कहते हुए आनंद को अपने साथ भीतर खुलने वाले द्वार की ओर ले गई और उसे पापा के कमरे में बिठा दिया और स्वयं भागकर रसोईघर से नींबू उठा लाई और काटते हुए बोली, आप तकिए का सहारा ले लें। वह क्यों? पेट तभी साफ होगी। हाँ, इसी प्रकार। अब जरा टांग फैला लीजिए। परंतु यह जूता, आनंद टांग फैलाते हुए बोला, बिस्तर पर रख लीजिए। यह कहकर बेला ने नींबू से पैंट के धब्बों को मिटाना आरंभ कर दिया। पैंट के बाद वह उसका कॉलर साफ करने लगी। ऐसा करते हुए वह उसके अधिक निकट हो गई। बाहर से इसके स्थान की अपेक्षा वह स्थान शांत था, किंतु आनंद को यह शांति अच्छी न लग रही थी। वह उसी सभा में लौट जाना चाहता था। अकेले में बेला से उसे डर सा लग रहा था। आपने सूरज चिड़िया के इक्के की सी क्यों बना रखी है? बेला ने उसे छेड़ते हुए कहा। यह तुम्हें क्या सूझ रखी है? शीघ्र करो, कोई आ गया तो क्या, हमें खा जाएगा? ना जाने आप मुझसे यूं दूर क्यों हटते हैं? दूर क्या? देखूं तो आपका दिल भय से धड़क रहा है। मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। क्या? आपके हृदय की धड़कन। बेला ने झट से अपना कान आनंद के सीने पर रख दिया और यूं प्रकट करने लगी मानो कुछ कह रही हो। उसका यह ढंग देख आनंद डर सा गया। ठीक उसी समय पर्दा उठा और संध्या भीतर आई। दोनों चौंक कर उछल पड़े, जैसे किसी ने नींद में उन पर अंगारे फेंक दिए हों। बेला झट से बिखरे हुए नींबू के छिलके संभालने लगी। आओ संध्या, आनंद ने फूले हुए सांस पर अधिकार करते हुए कहा। लोग आपको देख रहे हैं और आप कपड़ों पर लगे दाग साफ करवा रहा था। बेला कहती थी कि दाग तुरंत ना गया तो कपड़ा नष्ट हो जाएगा। संध्या ने कड़ी दृष्टि से बेला को देखा, जो उसका सामना ना कर सकी, और झट से बाहर चली गई। उसके चले जाने पर क्षण भर के लिए कमरे में चुप्पी रही। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। संध्या मौन को तोड़ती हुई बोली, आनंद साहब, नींबू से कपड़ों पर लगे धब्बे तो चले जाते हैं, परंतु सीने के दाग कभी नहीं जाते। संध्या यह कहकर वापस लौट गई और आनंद देर तक खड़ा इन शब्दों की गूंज सुनता रहा। जब वह गोल कमरे में आया तो सब अपना अपना उपहार संध्या को दे रहे थे। वह भी उसके पास पहुंचा और जेब से एक सुंदर डिब्बा निकालकर उसके सामने रख दिया। इससे पहले कि वह उसे उठाती, निशा ने बढ़कर उसे सबके सामने रख लिया। सब उस उपहार को देखने लगे। वह गले का एक सुंदर हार था, जिसके लॉकेट पर एक पक्षी खुदा था और नीचे लिखा था नीलकंठ। निशा ने हार उसी समय संध्या के गले में डाल दिया। संध्या ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार करते हुए आनंद को धन्यवाद दिया। वह इस प्यार भरे उपहार को पाकर बड़ी प्रसन्न थी, परंतु इस प्रसन्नता में एक चिंता भी रेखा स्पष्ट थी, जो बेला और आनंद को इकट्ठे देखकर उभर आई थी। वह इस टीस को भूलने का प्रयास करने लगी, किंतु वह बिखरे हुए उल्लास के फूलों में कांटा सा बनकर खटकने लगी। एक एक करके सब अतिथि चले गए। घर की चहल पहल खामोशी में परिवर्तित हो चुकी थी। सबसे अंत में जाने वाले आनंद और निशा थे। चाय पार्टी के कारण रात का खाना किसी ने ना खाया, इसलिए नौकरों को थकावट दूर करने के लिए अवकाश दे दिया गया। कामकाज निपटाकर संध्या भी आराम करने वाले कमरे में चली गई। बेला अपने रात के वस्त्र पहन रही थी। संध्या को देख पीछे बीच जलती हुई अपने काम में लगी रही। संध्या समझ रही थी कि वह अपनी आज की मूर्खता के कारण चुप थी, पर वह क्या जाने कि दूसरी ओर प्रेम का ढाह अंगड़ाइयां ले रहा है। ढाह अब केवल प्रेम का ही न था, बल्कि अपने अधिकारों का ढाह भी था। वह इस रहस्य को जान चुकी थी कि संध्या उसकी सगी बहन नहीं है और यह बात उसके माता पिता ने छिपा रखी है। वह यह जानकर दीदी से और भी असावधानी बरतने लगी। बेला, संध्या ने नम्रता से पुकारा। उसने दबे स्वर में उत्तर दिया। क्या मुझसे रूठ गई? साड़ी उतारते हुए संध्या ने पूछा। तुम्हें तो ना जाने क्या हो गया है, हर बात उल्टी समझ रखी हो। बड़ी जो ठहरी, जहां तुम्हें मार्ग से हटते देखूं, सावधान करना अपना कर्तव्य समझती हूं। दूसरों को समझाना तो ठीक आता है, कभी अपने मार्ग को भी देखा है? बेला क्रोध में झुंझलाते हुए बोली। देखा है, हर पक्ष सोच समझकर उठाती हूं, और फिर कभी मार्ग से हटने लगूं तो माता पिता समझा देते हैं। देखो दीदी, मैं अब कोई बच्ची नहीं हूं जो तुम पुलिस वालों के समान मेरा पीछा करती रहो। तुम सोच समझ से काम लेती हो, मैं भी कोई अंधी और मूर्ख नहीं हूं। जवानी अंधी होती है, इसे भी संभालने के लिए किसी का सहारा लेना आवश्यक है। ऐसे भाषण मैंने बहुत सुने हैं,
सहारा वे लेती हैं जो डगमगा रही हों। मैं अपनी सुध में हूं। तुम मेरी बातों को दूसरी ओर ले जा रही हो। कहीं तुम्हें ठीक मार्ग पर लाने के लिए मुझे पापा से ना कहना पड़े। पापा पापा, हर समय पापा। क्या कह दोगी? यही कि आनंद बाबू से बहुत घुल मिल गई है। हाँ, जो बात मैं ना कहना चाहती थी वह स्वयं तुमने कह दी। मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं कि तुम्हारा उनसे अधिक मेलजोल बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे। क्यों? इसका उत्तर देना मैं उचित नहीं समझती। इसका उत्तर मैं देती हूं। इसलिए कि तुम उनसे प्रेम करती हो। बेला, संध्या आवेश में चिल्लाई। सटपटा क्यों उठी दीदी? तुम्हारे पहलू में हृदय है तो क्या मेरे हृदय में हृदय नहीं? बेला के इस गंभीर उत्तर ने संध्या को आश्चर्य में डाल दिया और वह फटी फटी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। बेला फिर कहने लगी, तुम्हें उनसे प्रेम है तो सुनो, वे मुझसे प्रेम करते हैं। बेला, संध्या ने आवेश में चिल्लाते हुए बेला के गाल पर थप्पड़ मारा। तुम्हारा यह साहस? वह क्रोध में बड़बड़ाई। जिसके टुकड़ों पर पलती हो उसी को आंखें दिखाती हो? बेला, संध्या कांपते हुए बोली, यह तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं। अपनी स्थिति को देखकर हाथ उठाया होता तो क्या मैं? हाँ हाँ, तुम हमारी बहन नहीं, जाने किस भिखारी की। बेला, बस आगे ना कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वह साड़ी को दोबारा लपेटते हुए बाहर की ओर भागी। जैसे ही वह नीचे भागी, बेला के हाथ पांव बर्फ हो गए। क्रोध में आज उसके मुंह से यह क्या निकल गया? पापा तो सुनते ही उसे मार डालेंगे। वह डर से कांपने लगी और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। नीचे संध्या राय साहब का द्वार खटखटा रही थी। द्वार खुलते ही राय साहब ने संध्या को चिंतित देख पूछा, क्यों बेटा, क्या बात है? पापा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं? पगली कहीं की, यह भी भला कोई पूछने की बात है? उन्होंने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। मालकिन भी यह अनोखा प्रश्न सुन पास आ गईं। नहीं पापा, आप झूठ कह रहे हैं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। किस पगले ने यह कहा तुमसे? बेला ने। और पापा, मुझसे साफ साफ कहिए, वरना मैं चैन से ना बैठ सकूंगी। उसकी आंखों में झलकते आंसू देखकर वह सटपटा उठे। यह रहस्य बेला किस प्रकार जान गई? जैसे ही उसकी मालकिन से आंखें मिली, वह बोल उठी, हाँ, ये उसी की शरारत है। कैसे? सर्टिफिकेट ढूंढने को चाबी जो ले गई थी। यह सुनते ही राय साहब मालकिन पर बरस पड़े। आज तक ऐसी भूल उनसे कभी ना हुई थी। दोनों में क्रोध को देख संध्या जान गई थी कि दाल में अवश्य कुछ काला है। अब उसने फिर यह जानने की प्रार्थना की तो वह ऊंचे स्वर में चिल्लाए, क्या कहा तुमने? कि तुम हमारे टुकड़ों पर पलती हो। उसकी यह मजाल? बेला, वे क्रोध में चिल्लाए। बेला, जो पर्दे के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, डरते डरते भीतर आई। राय साहब उसे बुरा भला कहने लगे। बेला ने चालाकी से काम लिया और दीदी से लिपटकर क्षमा मांगने लगी और फिर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। संध्या ने अपनी हट ना छोड़ी तो विशेषतः राय साहब को प्रकट करना ही पड़ा कि वह उनकी लड़की नहीं है। उन्होंने अधिक समय तक संतान न होने के कारण उसे गोद लिया था, परंतु बाद में रेनू और बेला का जन्म हो गया। फिर भी उन्होंने उसे अपने बच्चों से भी अधिक प्यार से रखा। उसे वह हर वस्तु दी जो माता पिता अपनी संतान को दे सकते हैं। परंतु मेरे माता पिता कौन हैं? वह फिर पूछ बैठी। यह जानकर तुम्हें क्या लेना है? मन की सांत्वना आप कह डालिए। तुम्हारे पिता का देहांत हो चुका है और मेरी माता, मुझे कुछ ज्ञान नहीं। हमारे दफ्तर के हेड क्लर्क रलियाराम उन्हें जानते थे। तो क्या वह भी? सुना है अभी जीवित हैं। परंतु तुम क्या करोगी यह सब जानकर? जन्म तुम्हें अवश्य उन्होंने दिया है, पर तुम बेटी हमारी हो, समझदार हो, सयानी हो। ऐसी बातों को मन से लेकर क्या करोगी? इस घर में क्या अभाव है? कौन सी आवश्यकता है हमारी बेटी जो पूरी नहीं हुई? वह चुपचाप माँ के बिस्तर पर लेट गई। उसने राय साहब या मालकिन से इस विषय में और कुछ न पूछा। वह पूछती भी क्या? भेद था जो वर्षों पश्चात प्रकट हुआ। वह अपने आप को सबसे पृथक समझने लगी। संध्या की हट और उसकी गंभीरता ने रलियाराम को विवश कर दिया कि वह उसे सब कह दे। उसने उसे बताया कि उसकी माँ गरीबों की बस्ती में किसी सराय में रहती है और यात्रियों को चाय इत्यादि पिलाकर बसर करती है। उसने यह भी बताया कि वह भले आदमियों का स्थान नहीं, वहाँ हर समय गुंडे मंडराते रहते हैं। उचित दिन जानकर वह स्वयं उसकी माँ को ले आएगा, किंतु संध्या के न मानने पर उसे सराय का पता ठिकाना बताना ही पड़ा। उसी दिन दोपहर को संध्या निशा के संग उसकी गाड़ी में बैठ बताए हुए मार्ग पर चल दी। सराय रहमत उल्लाह का तंग द्वार देखकर संध्या का दिल डर से कांप सा गया। जीवन में पहली बार उसने ऐसे स्थान में पांव रखे थे।
सराय एक अच्छा खासा चंडू खाना था। बहुत सी मिली जुली आवाज़ों से एक विचित्र सा शोर उत्पन्न हो रहा था। बंद वातावरण में सिगरेट का धुआं घुटन सी पैदा कर रहा था। संध्या को खांसी आ गई। ड्राइवर ने भीतर जाकर पूछताछ की और लौट आया। लोग संध्या को घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ पता चला? संध्या ने उससे पूछा। हाँ, आइए मेरे साथ। वह ड्राइवर के पीछे पीछे चल पड़ी, जो थोड़ा चलकर एक स्तंभ के पास ठहरा। मार्ग में इधर उधर लोग इस प्रकार बैठे हुए थे मानो अफीम खाए हों। संध्या उनसे बचकर चलती हुई उसी स्तंभ के पास आई जहां ड्राइवर खड़ा था। सामने बरामदे में एक अधेड़ आयु की स्त्री मिट्टी के प्याले में गर्म कहवा उड़ेल रही थी। संध्या कुछ क्षण तो विस्मित उसे देखती रही, फिर ड्राइवर से पूछने लगी, तो क्या यही हैं खान बीबी? जी, वास्तविक नाम तो कोई नहीं जानता, सब इसे खान बीबी ही कहते हैं। संध्या स्तंभ के पीछे खड़ी होकर उसे देखने लगी। खान बीबी ने एक प्याला उठाकर सामने लेटे आदमी को दिया, जो प्याला पकड़ते हुए बोला, खान बीबी, कितनी अच्छी हो तुम। तुम्हारी आंखें इस अस्वस्थता में भी जादू का प्रभाव रखती हैं। जवानी में जाने। वह बात पूरी भी न कर पाया था कि खान बीबी ने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा। चाय का प्याला उसके हाथों से परे जा गिरा और पूरा वातावरण कहकहों से गूंज उठा। लोगों को पागलों की भांति हंसते देख संध्या बाहर की ओर भागी और हाँफती हुई गाड़ी चलाने को कह दिया, और वह निशा की गोद में सिर रखकर रोने लगी। वह अपनी माँ की यह दशा देखकर अपने मन से अधिकार खो बैठी। क्या वह उसी की जाई है? यह विचार आते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह भयानक हंसी अब उसके कानों को छेद रही थी। उस रात लज्जा से संध्या अपने घर नहीं गई और निशा के ही घर रही। यदि आनंद को पता चल गया कि यह वास्तव में राय साहब की बेटी नहीं, तो वह उसके विषय में क्या सोचेगा? कहीं यह बात उसके प्रेम मार्ग में दीवार बनकर खड़ी ना हो जाए। वह मस्तिष्क की इन्हीं उलझनों में खोई बैठी थी कि किसी ने द्वार खटखटाया। आने वाले को पुकार सुनकर संध्या सहसा कांप गई। वह आनंद की आवाज़ थी। यह क्या पागलपन है? घर चलो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चलिए, मैं कल सवेरे आ जाऊंगी। पागल ना बनो। बेला की बातों का बुरा मानना तुम्हें शोभा नहीं देता। वह तुम्हारी छोटी बहन ही तो है। छोटी है इसलिए तो यह बर्ताव है। बड़ी होती तो शायद मुझे घर से निकाल देती। उसकी यह मजाल जो पापा के होते हुए तुम्हें कुछ कह सके। उसकी मजाल आपने शायद देखी नहीं। वह तो मुझसे यह भी कहती है कि आप उससे प्रेम करते हैं। संध्या, वह क्रोध में चिल्लाया, यह सब झूठ है। मेरी आंखों में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। मैं कल ही राय साहब से कहकर बात पक्की करवाता हूँ। संध्या की आंखों में पल भर के लिए फिर उजाला आ गया। किसी धुंधली आशा पर मन ही मन मुस्कुराई भी, परंतु उसके मुख पर भावना प्रकट नहीं हुई। तो कब आओगी? आनंद के इस प्रश्न ने उसे फिर से हिला दिया। दो एक क्षण चुप रहने पर वह बोली, कल सवेरे। आशा है आप भी वहाँ होंगे। हाँ। आनंद ने छाती के नीचे अपना चेहरा छिपा लिया और रूमाल से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब रोगी तो नहीं? नहीं। आनंद चला गया और वह खड़ी कितनी देर तक उस मार्ग को देखती रही जहाँ वह अंधेरे में गुम हो गया था। उसके मन की धधकती जलन वह कुछ शीतल कर गया था। बेला ने जब सुना कि संध्या लौटकर नहीं आई तो उसके मन में डर सा उत्पन्न होने लगा। कहीं संध्या की हट उसे आनंद की दृष्टि में गिरा ना दे और वह उसे प्रेम के स्थान पर द्वेष न करने लग जाए। राय साहब से बातचीत करने के पश्चात जब आनंद बाहर निकला तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति अंधेरे में उसकी कार के पास खड़ा भीग रहा है। वह बेला थी, जो देखते ही उससे लिपट गई। बेला, क्या यह सच है कि संध्या तुम्हारी बहन नहीं? आनंद कार का द्वार खोलते हुए बोला। बेला संकेत पाकर भीतर आ गई। जी, यह बहुत दिनों तक भेद ही रहा, पर अंत में खुल गया। बेला ने आनंद का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। वह समझती थी कि शायद इससे अच्छा अवसर उसे जीवन में और न मिल सके। झूठ, चतुराई या किसी भी ढंग से आनंद के मन पर अधिकार पाना ही चाहिए। उसका विश्वास था कि प्रेम और युद्ध में हर बात उचित है। विचारमग्न आनंद के मुख को ध्यानपूर्वक निहारते हुए बोली, रात पापा मम्मी कह रहे थे कि यह भेद कुछ दिन और छुपा रहता तो अच्छा था। किस लिए? झट चौंकर आनंद ने पूछा। यदि विवाह से पहले आपको पता चल गया कि वह किस खानदान की है तो शायद आप इसे स्वीकार ना करें। परंतु उसके मन में ऐसा विचार क्यों आया? विवाह तो मुझे संध्या से करना है, उसके खानदान से नहीं। आनंद जलकर बोला। शायद आप नहीं जानते कि उसकी माँ एक आवारा औरत है जो अब तक गंदी गलियों की खाक छानती रहती है, और उसके पिता का भी कुछ पता नहीं।
बेला, नहीं, ऐसा ना कहो। राय साहब तो कहते हैं कि उसकी माता किसी ऊंचे घराने की विधवा है जिसे दुर्भाग्य ने नीचे गिरा दिया है। वह गरीब अवश्य है, परंतु स्वयं अपना काम करके अपना पेट पालती है। हो सकता है यह ठीक हो, पर मैं जो जानती हूँ वह मैंने आपको बता दिया। वह उसकी नेकटाई से खिलते हुए बोली। समझ में नहीं आता क्या करूं। अपना निश्चय बदल डालिए। कैसे? अपना दिल उसे सौंपिए जो उसे ठुकराए नहीं। मैं समझा नहीं। मुझसे विवाह कीजिए। मैं अपने प्राण प्राण आप पर निछावर कर सकती हूँ। बेला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब समझी, आप कायर भी हैं। कहिए, वह मुझसे किस बात से बढ़कर है? विद्या में, सुंदरता में, खानदान में या प्रेम करने में? इससे अधिक आपको मेरे प्रेम का और क्या विश्वास चाहिए कि एक हल्के से संकेत पर खंडाला में मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया। यह कहते हुए उसने अपना सिर आनंद के सीने पर रख दिया और रोने लगी। खंडाला के शब्द ने आनंद के मस्तिष्क में हलचल सी उत्पन्न कर दी। वह उलझन में पड़ गया। संध्या और बेला, बेला और संध्या, और दोनों में वह स्वयं। क्या करे क्या ना करे, इन्हीं विचारों में गुमसुम कितने ही समय तक वह मूर्तिवत बैठा रहा। बेला कुछ सोचकर गाड़ी का द्वार खोलकर बाहर जाने लगी तो आनंद ने उसकी बाँह पकड़ते हुए पूछा, जा रही हो? जी। कहाँ? अपने दुर्भाग्य पर रोने। आप जाइए, मैं भविष्य में कभी आप दोनों के मार्ग में ना आऊंगी। उसने गंभीर स्वर में आंसू पोंछते हुए कहा। पगली मत बनो, शायद मैं अपना निश्चय ही बदल दूं। सच? वह प्रसन्नता से बोली। हाँ बेला, परंतु ठीक प्रकार सोच विचार के वचन दो कि तब तक अपने मन की बात किसी से ना कहोगी। वचन देती हूँ, बेला ने अपना हाथ उसके हाथ में देते हुए कहा। एक वचन आपको भी मुझे देना होगा। क्या? यह कोई जान ना पाए कि ये सब बातें मैंने आपसे कही हैं। घबराओ नहीं, मैं किसी से कुछ ना कहूँगा। बेला चली गई, पर आनंद के मन में एक आग सी लग गई जिसने उसके मन और मस्तिष्क को अपनी लपेट में ले लिया। उसे बेला की बातों पर विश्वास आ गया। बेला ने हर बात इस ढंग से कही कि उसमें किसी प्रकार की शंका का स्थान न रह जाए। आनंद को राय साहब पर क्रोध भी आ रहा था, जिन्होंने भेद उससे इसलिए छुपा रखा कि कहीं यह संध्या के विवाह करने को मना ना कर दे। इन्हीं विचारों में उसने कार स्टार्ट कर दी और गाड़ी को तेज गति पर छोड़ दिया। दूसरे दिन पौ फटने से पूर्व निशा की गाड़ी में बैठकर संध्या घर लौट आई। राय साहब और मालकिन ने उसे गले से लगा लिया। वे जानते थे कि अधिक समय तक वह उनसे अलग नहीं रह सकती। उसकी माँ के विषय में उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। बालकनी से झांककर जब बेला ने उसे पापा और मम्मी के साथ बैठे चाय पीते देखा तो जल भुन गई। वह फिर उनके यहाँ क्यों लौट आई? आनंद चाहे उसकी बातों में आ गया हो, पर संभव है कि संध्या के सम्मुख वह फिर पिघल जाए। संध्या की बातों में वह रस था जो पत्थर हृदय को भी मोम कर दे। उसने सहसा एक चाल सूझी। एक ही और पासा फेंकने से कुछ ना बनेगा। उसे दोनों के मन में एक समान आग सुलगानी चाहिए, ताकि जब वह भड़क उठे तो बुझाने वाला निकट ना आ सके। वह द्वेष और ढा से दांत पीसने लगी। बाहर बालकनी की सीढ़ियों पर आहट हुई और वह झट से अपने बिस्तर पर उल्टी लेट गई। न जाने उस समय उसकी आंखों से आंसू कैसे छलक पड़े और वह तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। संध्या दबे पांव कमरे में आई और उसके पास बैठ गई। थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात अपनी सुकुमार उंगलियां उसकी पीठ पर फेरते हुए बोली, बेला, बेला, सवेरा हो गया। बेला ने आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया और कहा, दीदी। यह कहकर उसकी गोद में सिर छिपा सिसकियां लेकर रोने लगी। संध्या ने प्यार से उसके बिखरे बालों को संवारना आरंभ कर दिया। वैसे ही सिर नीचे किए वह कहने लगी, दीदी, दीदी कहाँ चली गई थीं? रात भर मैं चिंता में व्याकुल रही। दीदी मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मेरी जीभ क्यों न जल गई जब। अब छोड़ो इन बातों को। देखो तो मैं तुम्हारे पास आ गई। उठो, मैं तुम्हारे सुंदर केश संवार दूं। बेला ने धीरे से गर्दन उठाकर ऊपर देखा। संध्या फिर कहने लगी, देखो, ये रोती हुई आंखें इस सुंदर मुखड़े पर शोभा नहीं देती। तुम्हारे ये दिन रोने के नहीं, हंसने के हैं। यह यौवन, यह सौंदर्य, ये दिन ना ही आते तो अच्छा था। आंसू पोंछते हुए वह बोली, ऐसा नहीं कहा करते। यौवन तो जीवन की वासना है। परंतु बाग में चोर और लुटेरे छुपे बैठे हों तो? यह आज क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? कौन चोर है? कौन तुम्हें छूने तक का भी साहस रखता है? दीदी तुम्हारा, हाँ हाँ कहो, रुक क्यों गई? तुम्हारा आनंद। आनंद का नाम ओठों पर आते ही वह सिर से पांव तक कांप गई।
जैसे किसी ने अचानक दबी राख में से अंगार कुरेदने आरंभ कर दिए हों। उसने मन को अधिकार में करते हुए पूछा, क्या कहते थे वे? दीदी पहले वचन दो कि उनसे कुछ न कहोगी। हाँ हाँ हाँ, तुम घबराओ नहीं, आखिर मैं भी तो सुनूं कि क्या किया उन्होंने। मुझसे झूठा प्रेम, मुझे कहीं का ना रखा। वह कैसे? तुम रुक रुक कर क्यों कहती हो? मुझ में इतना धैर्य नहीं, सब कह डालो। बेला ने तकिए के नीचे से सब तस्वीरें निकालकर उसके हाथ में दे दी, जो उसने आनंद के संग खंडाला में उतारी थीं। संध्या उन्हें देखते ही अवाक सी कभी उन तस्वीरों को और कभी बेला के चिंतित मुख को देखने लगी। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को ऐसे देखती रहीं। फिर बेला बोली, हाँ दीदी, यह खंडाला है, परंतु तुम वहां कब गईं? पूना जाते समय। मैं क्या जानूं, वह भी दादरू से उसी गाड़ी में जा बैठे। हंसते खेलते उन्होंने मुझे पागल सा कर दिया और मेरे ना करने पर भी मुझे एक दिन के लिए खंडाला में उतरवाकर ठहरने के लिए विवश कर दिया और एक क्षणिक भावनाओं के आवेश में मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया। हाँ दीदी, मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया। दीदी मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरी अच्छी दीदी, मुझे क्षमा कर दो। वह घुटनों के बल वहीं बैठ गई और संध्या के दहकते हुए सीने से लिपटकर रोने लगी। चंद क्षणों के लिए उसे अनुभव हुआ मानो उसने अपना सिर अंगारों पर रख दिया हो। संध्या यह सुनकर पागल सी हो गई, जैसे किसी ने बाण मारकर एक ही निशाने में उसका दिल पेट ढाला हो। वह बेला से कहे भी तो क्या, उसकी बातों ने उसे प्रेम और ईर्ष्या की इस पतली धार पर ला खड़ा किया जहां वह कहीं की ना रही। वह बेला को सांत्वना देती हुई बोली, पगली रो मत, अच्छा किया जो तूने मन की दिशा मुझसे कह डाली। तब ही जब से वह खंडाला से लौटा है कुछ खोया खोया रहता है। यदि वह भी अपने मन की बात मुझसे कह देता तो मैं तुम दोनों के जीवन की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग देती। नहीं दीदी, ऐसा ना कहो, दोष तो सब मेरा था, मैं स्वयं ही अंधी हो गई थी। दंड तो मुझे ही मिलना चाहिए। पापा से कहकर मुझे दिल्ली वापस भेज दो, मैं बम्बई एक दिन भी रहना नहीं चाहती। पागल मत बनो, मझधार में आकर चप्पू छोड़ दिया तो सब डूब जाएंगे। धैर्य रखो, आनंद तुम्हारा ही रहेगा। यह कहते हुए दो आंसू मोतियों की भांति उसकी आंखों की कोरों में आ ठहरे। वह धीमे स्वर में बोली, क्या वे यहाँ आए थे? हाँ दीदी, रात को पापा से बहुत देर तक बातें करते रहे। तुमसे नहीं मिले, केवल जाते समय इतना ही कहा, बेला तुम्हें धीरज से काम लेना चाहिए। यदि विवाह हुआ तो तुम्ही से होगा। मैं न जानता था कि तुम्हारी दीदी किसी वैश्या की लड़की है। वैश्या? जैसे नींद में वह चिल्ला उठी हो। बेला, वह सच कहते हैं। अब तक तो मैं उसकी न थी, अब उसी वैश्या की होकर रहूंगी। कह देना उससे, और यह भी कह देना कि मेरी माँ तो जैसी भी है परंतु तुमसे अच्छी है। यह कहते हुए उसने गले का हार उतारा और उस पर खुदे नीलकंठ को देखने लगी। फिर उसे बेला के हाथ में देते हुए बोली, संभाल कर रखना, कहीं मेरी भांति इसे खो न देना। पक्षी जो ठहरा किसी समय हाथों से निकलकर उड़ सकता है। यह कहकर वह लंबे डग भगती हुई बाहर चली गई। बेला इतना भी न पूछ सकी कि वह कहाँ जा रही है। संध्या के चले जाने के पश्चात बेला ने वह हार अपनी मुट्ठी में ले लिया और स्वयं ही कहने लगी, संध्या कहती है कि पक्षी किसी समय भी उड़ सकता है, परंतु वह नहीं जानती कि वह अब बेला के हाथ में है, जो उसके पंख काटकर रख देगी। थोड़े समय पश्चात घर में शोर उठा कि ना जाने अचानक संध्या कहाँ चली गई। नौकर, मालकिन, रेनू, यहाँ तक कि बेला मौन रही। कोई पापा को ना बता सका कि उनकी लाडली अचानक कहाँ चली गई। केवल बेला अपने मन में गुदगुदी का आनंद ले रही थी। शाम के 6 बजने को थे। बेला शाम की मेज पर अकेली बैठी उन प्यालों को देख रही थी जो राय साहब और मालकिन के लिए सजाए गए थे, परंतु आज उन्होंने चाय ना पी थी। वर्षों से शाम की चाय संध्या के हाथों से पिया करते थे। आज उसकी अनुपस्थिति में चाय ना पी सके। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी बोझ हल्का होने के पश्चात स्वयं लौट आएगी। वे स्वप्न में भी न सोच सकते थे कि उसकी तह में बेला का हाथ है, जो दोनों ओर एक समान आग लगा रही थी। चाय का प्याला ओठों से लगाते बेला सोच रही थी कि कहीं आनंद ने उसका हाथ ना पकड़ा तो उसका क्या होगा। एकाएक आनंद के स्वर ने उसके विचारों का तांता तोड़ दिया। हेलो बेला, वे सब कहाँ हैं? पापा और मम्मी अभी पड़ोस में गए हैं। और संध्या? बेला ने कोई उत्तर न दिया और आनंद के मुख की ओर देखने लगी। आनंद ने एक कुर्सी खींची और बैठते हुए पूछा, चुप क्यों हो गई? दीदी चली गई। कहाँ? वह चौंकते हुए बोला, अपनी माँ के पास।
बेला ने संध्या का दिया हुआ हार निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, और यह हार मुझे सौंप गई। कहती थी कि आनंद बाबू आए तो उन्हें लौटा देना। वह क्यों? कहती थी मैं तुम दोनों के मार्ग में नहीं आना चाहती। मेरा मार्ग अलग और उसका अलग है। परंतु इतनी बड़ी भूल उससे क्यों हुई? मैं क्या जानूं? शायद अपनी वास्तविकता जानकर अपने आप से लज्जित हो। संभव है। इसलिए जब मैंने कहा, दीदी अपनी माँ के यहाँ अभी ना जाओ, आनंद बाबू क्या सोचेंगे तुम्हारी वास्तविकता को जानकर, तो क्या बोली वह? आनंद ने पूछा। कहने लगी, मैं जैसी भी हूँ तुम्हारे आनंद बाबू से बहुत अच्छी हूँ। किसी को मीठी छुरी बनकर नहीं काटती। ओह! आनंद दांत पीसकर चुप हो गया और चाय का प्याला शीघ्रता से पीकर बाहर जाने लगा। बेला ने पूछा, कहाँ चल दिए? संध्या के पास। ठहरो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे संग। आनंद ने कोई उत्तर न दिया और तेज पग उठाता बाहर सड़क पर आ पहुंचा। बेला भी तुरंत उसके साथ आकर चुपके से गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी। वह कहाँ है? क्यों कर पता चल सकेगा उसका? निशा के यहाँ से सब पता चल जाएगा, बेला ने चिंतित मन से उत्तर दिया। निशा के घर पहुंचने पर उन्हें यह जानकर सांत्वना हुई कि संध्या अभी तक वहीं है। आनंद चुपके से उसके समीप जा पहुंचा, जो उस समय कोई पत्रिका देखने में तल्लीन थी। आनंद के पांव की आहट पाकर उस ओर मुड़ी। कोई सफाई देने आए हैं आप अब? हाँ, यही कहने आया हूं कि मेरा बेला का कोई ऐसा संबंध नहीं जो तुम हर समय जली भुनी रहती हो। यह आपसे किसने कहा कि मैं आपसे जली भुनी रहती हूं? तुम्हारी संदेह भरी दृष्टि ने, जिसको पढ़ने में मैंने भूल नहीं की। और यदि आपकी बहकी आंखों में मैंने कुछ देखा हो तो? क्या कि आप चोरी छिपे बेला से प्यार करते हैं? संध्या, वह चिल्लाया, आप मुझे तो धोखा दे चुके, अब उसका जीवन नष्ट न कीजिएगा। तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो, यह मैं आज जान पाया। शायद तुम मेरे मन की दशा ना जान सकोगी। मैं तो अपनी मान मर्यादा का विचार न करते हुए तुम्हें उन गलियों में ले जाने जा रहा था जहां भले आदमी पांव तक नहीं रखते। रहने दीजिए अपनी भलमानस को और कृपया करके चले जाइए यहाँ से। मैं जानता हूँ संध्या, परंतु किसी दिन तुम अवश्य पछताओगी। मैं यह ना जानता था कि नीलकंठ के पवित्र प्रेमी की देवी इतनी गिरी हुई है। पर तुम्हारा क्या आखिर दोष इसमें कि हुई बेटी किसकी? संध्या यह सुनते ही बौखला उठी। इससे पूर्व कि वह इसका कोई उचित उत्तर दे पाती, आनंद नीलकंठ वाला हार फर्श पर पटक तेजी से बाहर निकल गया। बेला सड़क पर गाड़ी में बैठी बेचैनी से आनंद के लौटने का इंतजार कर रही थी। आनंद क्रोध में भर्राया हुआ आया और सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी निकालने लगा। बेला झट से अपनी सीट पर आ गई और सहानुभूति जताने के लिए उसके माथे से श्वेत बिंदु साफ करने लगी। कुछ समय चुप रहने के बाद बेला ने झिझकते हुए प्रश्न किया, क्यों, कुछ पता चला? वह यहीं थी, क्रोध में उत्तर देते हुए आनंद ने गाड़ी चला दी। क्या कहती थी? बेला ने नम्रता से पूछा। बंद करो यह बकवास, मैं उसके विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता। उसने गाड़ी की गति और तेज कर दी। बेला उसके इस कठिन उत्तर और गाड़ी की तीव्र गति से उसके मन में बढ़ते हुए तूफान का अनुमान लगा रही थी। उसे इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वह सारी बातें सोच रही थी कि गाड़ी शहर से बाहर निकलकर समुद्र तट पर जा पहुंची। यह वह स्थान था जहां एक सांझ संध्या और उसने मिलकर अपने प्रेम को नीलकंठ का नाम दिया था और सदा एक दूसरे के ही रहने का प्रण किया। वहां पहुंचकर उसने उछलती हुई लहरों को देखा जो डूबते हुए सूर्य को अंतिम प्रणाम करने को बार बार उठ रही थीं। झूठी कहीं की, वह स्वयं क्रोध में बड़बड़ाया। कौन? बेला ने पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। तुम्हारी दीदी। बेला, उसे मैं कितना अच्छा समझता था, ना जाने उसे क्या हो गया है। अब जाने दो इन बातों को। जीवन वह है जो नदी के बहाव की भांति किनारों को छोड़ बढ़ता जाता है। किंतु जब वह ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दूर तक कोई किनारा ना मिले तो ऐसा नहीं होता। जब संकीर्ण और पथरीले किनारे छोड़ नदी खुले मैदान में आती है तो उसे उनसे कहीं कहीं अच्छे नर्म और कोमल मिट्टी के किनारे मिलते हैं, जिन्हें मैं जब भी चाहे काटकर बहकर ले जाए। उसने बेला की उम्मीद भरी आंखों में झांका और हृदय में भावना के उठते हुए तूफान को शांत करने के लिए उसने बेला को अपनी बाहों में भींच लिया। यह दूसरा किनारा था, नर्म और कोमल।
दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो गईं। एक और दूर किसी मंदिर में घंटियां बज रही थीं और समुद्र में लहरों के टकराने का शोर। दोनों एक बार फिर से खो गए। बेला, आनंद ने दबे स्वर में कहा, यह वही स्थान है जहां एक दिन संध्या ने मुझसे प्रेम निभाने का प्रण किया था। और यह प्रण आज मैं करती हूं। कहीं यह प्रण भी। बेला ने आनंद का मुंह अपनी हथेली से बंद करते हुए कहा, ऐसा मत कहिए। कितना अंतर है तुम दोनों में। मैंने कितना गलत समझा था तुम्हें। अब छोड़िए बीती बातें और चलिए, घर रात हो गई है। आनंद ने बेला का हाथ पकड़ा और उसे कार तक सहारा दिए ले गया। बेला मन ही मन अपनी सफलता पर प्रसन्न थी। घर लौटकर जब उसने बैठक में पांव रखा तो क्षण भर के लिए वह चौंक कर ठिठक सा गया। सामने सोफे पर निशा बैठी हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अपनी घबराहट पर अधिकार पाते हुए उसने पूछा, निशा, तुम यहाँ इस समय? जी, काफ़ी समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। कहो, उसने असावधानी से अपना कोट उतारते हुए पूछा। आज्ञा हो तो कुछ कह लूँ? तुम्हारी सहेली ने कुछ छोड़ा हो तो उसे पूरा कर लो। आपने ठीक समझा। दोनों की अधूरी बातों को मैं पूरा करने आई हूँ। क्या यह ठीक नहीं कि बेला को आप एक दिन चुपके से खंडाला ले गए थे? मैं समझा नहीं। खंडाला का नाम सुनते ही आनंद के पांव तले की धरती खिसक गई और उसका मुख सफ़ेद पड़ गया। वह निशा की ओर देखता सा रह गया। खंडाला? फूले हुए सांस से उसने कहा, आप ही कहिए, क्या यह झूठ है? यह तुमसे कहा किसने? उसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, आपके मन ने, आपकी भटकती आंखों ने, बेला के उमड़ते यौवन और सौंदर्य ने। यह सब झूठ है, परंतु ये तस्वीरें कभी झूठ नहीं कह सकती, जो आपके रोमांस की जीवित झलकियां हैं। निशा की बात ने आनंद पर मानो घड़ों पानी डाल दिया। वह झूठ को कब तक छिपा सकता था, और उसने इस चोरी को स्वीकार कर लिया। जब उसे यह पता चला कि ये बातें बेला ने ही संध्या से कही हैं, तो वह क्रोध में जल भुन गया। तो यह सब आग उसी की लगाई हुई है। वह घृणा से दांत पीसने लगा। वह सोचने लगा, जो बातें उसने संध्या के विरुद्ध उससे कही थीं, शायद वे भी अब असत्य हों, और यह सब उसने उसे चले जाने के लिए कह डाली हों। अब आप ही बताइए, यह सब जानकर संध्या की क्या दशा हुई होगी? आखिर वह स्त्री है। मैं बहुत लज्जित हूँ निशा। यह अच्छा ही हुआ जो तुमने मुझे सब बता दिया। यही बार बार मैंने संध्या से कहा, पर वह मन ही मन जलती रही और उससे चोरी छुपे मुझे यहाँ आकर आपको सूचित करना पड़ा। तुमने अच्छा किया। अब क्या होगा? सब ठीक होगा। जाओ, मेरी ओर से संध्या से कहना कि मुझे क्षमा कर दे। और हाँ, तुम दोनों कल सवेरे ही घर आ जाना। राय साहब के सामने इस बात का निर्णय हो जाएगा। किस बात का? कि मैं संध्या से शीघ्र विवाह करना चाहता हूँ। आनंद की ये बातें सुनते ही निशा प्रसन्न हो गई। उसका यहाँ आना सफल हो गया। वह शीघ्र ही सूचना संध्या को देने के लिए बाहर निकल गई। आनंद बेला की चाल के विषय में रात भर सोचता रहा। इसी चिंता में वह सो न सका। खंडाला के दृश्य उसकी आंखों के सामने आ आकर भयानक रूप धारण करते रहे। किसी अज्ञात भय से वह कांप उठता। कहीं बेला उसकी निर्बलता का अनुचित लाभ ना उठा ले और वह उसकी दृष्टि में गिर जाए। उसका शरीर पसीने से तर हुआ जा रहा था। सवेरा होते ही वह सीधा राय साहब के यहाँ पहुंचा। आज वह अपना निर्णय कर ही देना चाहता था। वहां राय साहब और मालकिन चिंता में खोए गोल कमरे में बैठे थे। संध्या बालकनी की सीढ़ियों पर सिर झुकाए बैठी थी। कुछ देर तक तीनों में से किसी ने आनंद को न देखा। हर ओर चुप्पी सी थी। ओह आनंद, आओ, राय साहब ने चौंकते हुए कहा और कुर्सी से उठकर उसकी ओर बढ़े। आनंद लंबे लंबे डग भरता उनके पास आ गया और कनखियों से संध्या को देखने लगा, जो अचानक उसे देख मुंह फेर कर खड़ी हो चुकी थी। कहिए, सब ठीक तो है? आनंद ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। किसी के उत्तर न देने पर आनंद ने अपने वाक्यों को दोहराया। आनंद, मैं अभी तुम्हारे यहाँ ही जा रहा था। राय साहब ने मौन भंग किया। कहिए, मैं स्वयं आ गया। संध्या अभी अभी आई है। जी, वह मैं देख रहा हूँ, और निर्णय चाहती है। निर्णय? वह तनिक घबरा गया, पर संभलते हुए बोला, कैसा निर्णय? अपने जीवन का। यह तो तुम जानते ही हो कि वह मेरी लड़की नहीं। तो क्या हुआ? मेरा निश्चय अटल है, और फिर भी यदि वह ऐसी बातें सोचे तो उसकी भूल है। आपने तो उसे अपनी लड़कियों से कम नहीं चाहा। वह कौन सी वस्तु है जो आपने उसे नहीं दी?
हाँ आनंद, सब ठीक है, परंतु जो मूर्खता बेला से हुई उसका संध्या को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। आखिर वह अनजान है। उसकी छोटी बहन यदि यह भेद जानने पर उसने किसी से कह भी दिया तो इसे बड़ी होने के नाते उसे क्षमा कर देना चाहिए। तो क्या दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? यह तो इसी से पूछो, जाने दोनों में क्या क्या बातें हुई। यदि इससे कहूँ तो बिगड़ती है, उससे कहूँ तो घर सिर पर उठा लेती है। 2 दिन से निशा के घर पर पड़ी है। यह भी कोई अच्छी बात है? सुनने वाले क्या कहेंगे? मालकिन बीच में बोली। हंसेंगे, राय साहब का उपहास करेंगे कि उसका बोझ उठाने से घबराते हैं। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा। तो आप सब मिलकर इस कथा को समाप्त ही क्यों नहीं कर देते? संध्या मुंह फेरकर चिल्लाई। क्या चाहती हो तुम? आनंद ने धीमे स्वर में कहा। आपने उसे विवाह का वचन दिया है। विवाह? राय साहब और मालकिन के मुंह से एक साथ निकला और वे आश्चर्य से संध्या और आनंद को देखने लगे, जो स्वयं यह शब्द सुनकर तनिक कांप गया था। आनंद ने अपनी घबराहट को शीघ्र ही मुस्कुराहट में बदलते हुए कहा, बस इतनी सी बात, अभी निर्णय किए देता हूँ। राय साहब किसी पंडित को बुलवाइए। किस लिए? मुहूर्त निकलवाइए, मैं शीघ्र ही संध्या से विवाह करना चाहता हूँ। संध्या यह सुनते ही सकचा गई और फिर मुंह फेरकर दीवार की ओर देखने लगी। राय साहब और मालकिन हंसने लगे। यह भी गुड़िया की लगन है जो वह हंसी रोकते हुए वाक्य पूरा भी न कर पाए कि आनंद ने बीच में टोक दिया। आज्ञा हो तो जरा बेला से मिलाऊं? यह भी कोई पूछने की बात है? जाओ उसे भी बना लाओ। ऐसी बिगड़े दिल साली भी भाग्य से मिलती है। राय साहब ने उत्तर दिया और मालकिन की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद लपककर सीढ़ियां चढ़कर बेला के कमरे की ओर बढ़ा। बेला निढाल बिस्तर पर लेटी हुई थी। आहट पाते ही उसने गर्दन उठाई और आनंद को देखकर अपनी बिखरी दशा ठीक करने लगी। उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कहती, आनंद ने द्वार बंद कर लिया और बोला, कहो बेला, तुम्हारा क्या निर्णय है? निर्णय? कैसा निर्णय? उसने असावधानी से पूछा। आज ही निर्णय का दिन है और नीचे सब मेरे शब्द सुनने को व्याकुल हैं। मैं समझी नहीं। यह सब तो समझ लो, मैं संध्या से विवाह कर रहा हूँ। यह सुनते ही आवेश में वह कांपने लगी, मानो किसी ने उसके सीने में विष भरा तीर चुभो दिया हो। आप बहुत शीघ्र अपने निर्णय बदल लेते हैं, किंतु यह मेरा निर्णय है अंतिम। अब इसे कोई नहीं बदल सकता। आपकी हर बात अंतिम होती है। कान के कच्चे जो हैं, जिसने भड़का दिया उसी के हो गए। किंतु अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। मैं यह ना जानता था कि तुम आग पर तेल डालना जानती हो, और मैं यह जानती थी कि उसका प्रेम धोखा है। कैसा प्रेम, कैसा धोखा? तुम जबरदस्ती मेरे गले में आ पड़ी तो मैं क्या करूं? अब यूं ही कहोगे। धोखा देने के पश्चात सब यूं ही कहते हैं। धोखा मैंने दिया या तुमने? बलपूर्वक मेरी अतिथि बन बैठी, अपने हाव भाव से मुझे अपनी ओर खींचा और मेरी निर्बलता से लाभ उठाने के लिए तस्वीर के रूप में हमारे मिलने के प्रमाण लिए। तुमने समझा कि इन चालों से तुम मेरे प्रेम को जीत सकोगी, परंतु यह असंभव है। तुम जैसी कपटी मेरे मन में घर नहीं कर सकती, कभी नहीं। नहीं, ऐसा मत कहो आनंद। प्रेम में मानव क्या नहीं करता? वह आंखों में आंसू लाकर बोली। प्रेम में मानव सब कुछ करता है। कभी कभी निराश होकर विष खाकर आत्महत्या भी कर लेता है। ठीक है, ऐसा ही होगा। यह कहते हुए उसने तकिए के नीचे से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर मुख की ओर ले जाने लगी। यह क्या? आनंद एकाएक उसके पास आकर बोला। विष, मेरा अंतिम साधन। तुम पागल हो? कभी ऐसा भी किया जाता है? आप अभी तो कह रहे थे कि विष खाकर आत्महत्या कर लूं। कह रहा था क्रोध में आकर। उठो, मूर्ख ना बनो। वास्तविकता को समझने का प्रयत्न करो। मैं तुम्हारे लिए अपने से बढ़कर धनी, सुंदर और भला वर ढूंढ दूंगा। यह प्रेम केवल मायाजाल है। बालकों की भांति बहला रहे हो मुझे? हाँ, तुम बालका ही हो, वरना तुम्हारी भूलें इतनी शीघ्र क्षमा क्यों कर देता। उठो मेरी अच्छी बेला। आनंद ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाने लगा। आनंद, क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? परंतु जानते हो मैं क्या हूँ? क्या हो? एक डूबती हुई नाव। मुझे तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। वह उसे लिपटते हुए बोली। मैं अब बच्ची नहीं, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बेला, उसे झटके से अलग करते हुए आनंद चिल्लाया। नहीं, यह झूठ है। यह कभी नहीं हो सकता।
नहीं आनंद, यदि ऐसी बात ना होती तो मैं संध्या और तुम्हारे बीच में दीवार खड़ी करने का प्रयास ना करती। नहीं नहीं, यह तुम क्या कह रही हो? देखो यह सब। उसने पर्स खोलकर दो चार छोटी छोटी शीशियां निकाली और आनंद को दिखाते हुए बोली, ये मेरी मृत्यु के चिन्ह हैं। तुम्हारा एक छोटा सा निर्णय मेरे जीवन या मृत्यु का कारण बन सकता है। आनंद ने कोई उत्तर ना दिया। उसकी आंखों में भय स्पष्ट था। वह कांपते हुए उठा और बाहर चला गया। बेला ने एक दो बार पुकारा भी, पर उसने कोई ध्यान ना दिया। नीचे गोल कमरे में राय साहब और मालकिन उत्साहपूर्वक उसकी ओर बढ़े, पर उसके मुख पर चिंता के गहरे चिन्ह देखकर कोई प्रश्न न कर सके। आनंद बिना रुके लंबे लंबे ढक भरता बाहर चल निकल गया। राय साहब विस्मित से मूर्ति बने खड़े रहे। संध्या राय साहब के संकेत पर उसके पीछे हो ली। आनंद अभी गाड़ी स्टार्ट कर ही पाया था कि संध्या ने पहुंचकर कहा, बिन मिले और बिना कुछ कहे जा रहे हो? संध्या, जी। तुम्हें मेरे निर्णय की प्रतीक्षा थी ना? जी। तो सुनो, मुझे सदा के लिए भूल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? संध्या और पास आकर बोली, ठीक कह रहा हूँ। मेरा प्रेम धोखा ही था। उसकी लपेट में मैं तुम्हारे पवित्र प्रेम को नहीं लेना चाहता। ये क्या कह रहे हैं आप? आप कहीं मन छोटा ना करो। संसार बहुत बड़ा है, हमारे विचारों से भी बहुत बड़ा। और कोई आसरा ढूंढ लो जहाँ तुम्हें सुख और शांति मिल सके। मुझे एक छली और झूठा समझकर सदा के लिए बिसार दो। आनंद की बातों में आज एक दृढ़ता थी। ये सब बातें उसने बिना रुके एक ही सांस में कह डाली और संध्या की बात सुने बिना गाड़ी स्टार्ट कर दी। एक झटका लगा और वह लड़खड़ाते हुए बची। एक शोर हुआ और घंटी की आवाज़ वातावरण में गूंजने लगी। दूर तक सड़क पर फायर ब्रिगेड का इंजन कहीं तेजी से जा रहा था, कहीं आग लग गई थी। संध्या के मन में भी आज आग सुलग रही थी, जिसे उसके अतिरिक्त और कोई अनुभव ना कर सका। आनंद के ये शब्द अभी तक उसके गानों में गूंज रहे थे। संसार बहुत बड़ा है, हमारे तुम्हारे विचारों से भी बहुत बड़ा। ये लंबी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियाँ, लाखों करोड़ों की भीड़, पर इन सब में एक व्यक्ति भी ऐसा ना था जो शांति दे सकता। कल्पना में बढ़ती हुई वह उस सराय में जा पहुंची जहां उसकी माँ फटे पुराने कपड़े पहने लोगों को कहवा पिला रही थी। वह एक आंतरिक भय से कांप उठी और बेअख्तियार भीतर की ओर भागी। ज्यों-ज्यों अंधेरा रात का बढ़ता जा रहा था, बाजार की रौनक कम होती जा रही थी। लोग दिन की थकावट दूर करने को अपने अपने बसेरों में जा मिले। बस्ती पर मौन छाने लगा। इस मौन को तोड़ती हुई एक टैक्सी सराय रहमत उल्लाह के द्वार पर रुकी। संध्या टैक्सी का भाड़ा चुकाकर सराय की ओर होली। डरते डरते उसने भीतर प्रवेश किया। वह अकेली सराय के भीतर किसी कमरे में जाने से डर रही थी। अभी वह इस उलझन में ही थी कि जाए या ना जाए कि खाना बीबी स्वयं आ गई। दोनों एक दूसरे को मौन दृष्टि से काफ़ी समय तक देखती रहीं, मानो आंखों द्वारा हृदय की गहराइयों में कुछ टटोल रही हों। एकाएक खाना बीबी चिल्ला उठी, संध्या, मेरी बेटी। हाँ संध्या, परंतु तुम्हारी बेटी नहीं। मुझे अपनी बेटी मत कहो। खाना बीबी ने एक दृष्टि सराय में बैठे लोगों पर डाली और बोली, भीतर आ जाओ। वह खाना बीबी के पीछे पीछे कमरे के भीतर चली गई। खाना बीबी ने भीतर से किवाड़ बंद किए और कंपित स्वर में बोली, तुम यहाँ? तुम्हें देखने चली आई थी। किस आनंद में हो? बेटी, ऐसा ना कहो। तुम्हारी बेटी कहलवाने में मुझे लज्जा आती है। यह तुम कह सकती हो, मैं नहीं। तुम क्यों कहने लगी? जानती हो, आज मैं अपना सब कुछ खोकर आई हूँ। क्या? अपना सब कुछ? वह दोहराते हुए बोली, जब संसार वाले जान गए कि मैं राय साहब की नहीं, एक नीच वैश्या की लड़की हूँ। संध्या, खाना चिल्लाई, निर्धनता से ढकी इस इज्जत को नीच न समझो। आंखों से देखते चुप क्यों रहूं? यदि निर्धन ही थी तो मजदूरी करके पेट पाल लेती, किसी मंदिर में जोगिन बन जाती, यूं सराय में बैठे गंदे और आवारा लोगों का मनोरंजन न करती। अबोध लड़की। किसी की भारी और डरावनी आवाज ने उसे चौंका दिया। द्वार में वही एक आंख वाला लंगड़ा खड़ा था जो आंखों में चिंगारियां लिए संध्या को देख रहा था। खाना बीबी ने बढ़कर धीरे से परिचय कराते हुए कहा, इन्हें पाशा, नन्हे पाशा कहते हैं। यह मेरी लड़की है संध्या। ओ, तो इसलिए अपनी माँ को वैश्या कह रही है? जी चाहता है इसकी जवान खींच लूं। संध्या यह सुनते ही सटपटा गई। खाना बीबी के मुख पर डर और चिंता स्पष्ट थी, जिससे यह जान पड़ता था कि
यह काना और लंगड़ा व्यक्ति सराय में एक विशेष महत्व रखता है। उसने अपने मन को कुछ दृढ़ किया और मुंह फेरकर उसे घृणा से देखते हुए चिल्लाई, हाँ, खींच लो इस जुबान को, इसलिए कि यह सच न बोल सके। नोच लो इन आंखों को कि वह अन्याय न देख सकें। संध्या की यह बात सुने नन्हे पाशा के भयानक चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह अपने मोटे और भद्दे ओठों को खोलते हुए बोला, शाबाश, झूठ और अन्याय ये दोनों तुमको पसंद नहीं, यह जानकर हमें प्रसन्नता हुई, परंतु इनको परखने के लिए अक्ल से काम लेना चाहिए। अक्ल, सच, झूठ, क्या आप मेरी परीक्षा लेने आए हैं? हम क्या परीक्षा लेंगे? भाग्य स्वयं मानव की परीक्षा है। किंतु मुझे किसी के भाषण की आवश्यकता नहीं। तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? संध्या निरुत्तर हो गई और विस्फारित दृष्टि से पाशा को देखने लगी जिसने ऐसा प्रश्न किया। आखिर वह किस उद्देश्य से यहाँ आई है? किस निश्चय से वह इस भयानक स्थान पर चली आई? क्या माँ के साथ अब उसे भी ऐसा ही जीवन काटना होगा? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वह ऐसी ही बातें सोचे जा रही थी। उसकी जबान पर मानो किसी ने ताला लगा दिया हो। नन्हे पाशा के शब्दों ने फिर मौन भंग कर दिया। वह कह रहा था, मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आई हो। अपनी दुखिया माँ को वैश्या कहने, उसकी निर्धनता का उपहास उड़ाने, उसकी वर्षों की दबी हुई आशाओं को जगाने, उसके पुराने घावों को कुरेदने। वह क्षण भर सांस लेने के लिए रुक गया और फिर कहने लगा, इसलिए कि तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छे वस्त्र पहनती हो, साफ सुथरे वातावरण में पली हो, भाग्य ने तुम्हारे पाँव में फूल बिछाए हैं, कांटे नहीं। परंतु यह अधिकार तुम्हें किसने दिया कि आकर किसी की शांति भंग करो, उसकी आशाओं को लूटो, बिना सोचे समझे किसी निर्दोष को आकर वैश्य कह दो। यही तुम्हारी शिक्षा है, यही तुम्हारा सभ्य वातावरण कहता है, यही तुम्हारे धन का घमंड है। हम जानते हैं तुम हमारे सुंदर संसार में बसती हो, परंतु हम भी एक सुंदरता रखते हैं। हमारा भी अपना सुनहरा संसार है, अपने मन का संसार, वह वस्तु जो तुम लोगों के पास नहीं। कमरे में मौन छा गया। संध्या स्थिर बनी खड़ी थी। नन्हे पाशा का हर शब्द उसके मस्तिष्क पर हथौड़े की सी चोट लगा रहा था। वह पागलों की भांति बढ़ी और अपनी माँ के गले से लिपट गई। दोनों रो रही थीं। नन्हे पाशा ने दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा और उसकी आंखों को कोरों में दो मोती से टिमटिमाए, जिन्हें वह गिरने से पहले ही पी गया। जब उसे पता चला कि नन्हे पाशा उसका मामा है तो बहुत प्रसन्न हुई और अपने कहे हुए शब्दों पर पछताने लगी। लड़ाई में बेचारे की एक आंख और एक टांग चली गई और अब जीवन यापन के लिए वह सराय चला रहा है। वह सराय उसकी पैतृक संपत्ति थी। इस भयानक चेहरे के नीचे वह एक प्यार भरा दिल लगता है, इसलिए सब उससे नन्हे पाशा कहते हैं। इस भयानक हालत को जानकर संध्या की घृणा सहानुभूति में बदलने लगी। जब वह माँ का सहारा लिए बाहर आई तो हैरान रह गई। सराय के सब लोग उसकी ओर देख रहे थे और नन्हे पाशा के संकेत पर उसके सम्मुख झुक गए, मानो कोई प्रजा अपनी राजकुमारी का स्वागत कर रही हो। बारी बारी सब चबूतरे के पास आए और सब खाना बीबी को बधाई देते हुए कुछ न कुछ उपहार के रूप में संध्या के पांव में रखते गए। थोड़े ही समय में उसके पास रुपयों और दूसरी वस्तुओं का ढेर लग गया। संध्या ने प्रश्नसूचक दृष्टि से अपने मामा की ओर देखा, जिसने बताया कि ये सब लोग उसकी माँ के ऋणी हैं, उसके प्यार और सहानुभूति के आभारी, और यह उपहार उसकी बेटी के आने के उपलक्ष्य में दे रहे हैं। संध्या के मस्तिष्क में आनंद के वे शब्द फिर गए, संसार बहुत बड़ा है, हम और तुमसे भी बड़ा। जाओ और सच्ची शांति खोजो। किसी का सहारा लेकर उसने अनुभव किया जैसे उसे आज का सहारा मिल गया हो। गरीबों का सहारा, जिनके मन में प्रेम का उमड़ता सागर है, जो जीवन की वास्तविक शांति का मार्ग बता सकेंगे, और वह अपने मन के नीलकंठ का प्यार बांट देगी इन गरीबों में एक नदी के समान, एक स्रोत की भांति। खाना खाने के पश्चात जब वह माँ के बिस्तर पर लेटी तो उसे एक आंतरिक सुख सा मिलने लगा। उसके सामने वे सब चीज़ें पड़ी थीं जो लोगों ने उसे उपहार में दी थीं। उसने देखा कि उसके मामा खर्राटे ले रहे हैं और माँ उसके पास लिपटी मीठी नींद में खोई हुई थी। वह धीरे से बिस्तर से उठी और दबे पांव बाहर की ओर बढ़ी। थोड़े समय पहले जहां शोर मचा हुआ था, अब वहां सन्नाटा था। चबूतरे पर से होती हुई वह उन लोगों के बीच में चलने लगी। छत से लटके तेल के लैंप के टिमटिमाते हुए उजाले में फर्श पर लेटे आदमियों का गिरोह यूं प्रतीत होता था जैसे पंक्तियों में लाशें बिछी हों। सवेरे संध्या की आंख देर से खुली।
अभी तक उसकी आंखों में रात भर जागने की थकान थी। सुबह से ही सराय में चहल पहल आरंभ हो गई। कहवे की प्यालियां बजने लगीं। संध्या अब इस शोर से घबरा रही थी। उसे लगता था जैसे वह भी इसी वातावरण का एक भाग है। इसने अपने बिखरे हुए बालों को सुलझाया और साड़ी का पल्लू कमर के गर्द लपेट लिया। उसे बाहर जाने से पहले अपने आप को संवारने का कोई विचार न आया। लगा जैसे वह सब झूठी प्रदर्शनी अब और नहीं चलेगी। वह चबूतरे पर आई। प्रसन्नता में कांपते हुए हाथों से माँ ने स्नेहपूर्वक कहवे का एक प्याला संध्या की ओर बढ़ाया। संध्या ने प्याला ले लिया और देखते हुए बोली, आप? सुबह से 4 पी चुका हूँ, तो 5 सही। संध्या ने यह प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया और माँ से एक प्याला और ले लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और कहवा पीने लगे। हॉल में बैठे लोगों को देखते हुए संध्या ने पूछा, ये सब क्या करते हैं? झक मारते हैं, धन्य पाशा ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। बम्बई की लंबी चौड़ी सड़कों पर सवेरे से सांझ तक काम खोजते हैं, कोई नौकरी की खोज में और कोई मजदूरी की। किसी की दृष्टि भोले आदमियों की तलाश में रहती है कि उनकी जेब पर छापा मारे। तो क्या ये चोरी भी करते हैं? उसने फिर से पूछा। यह बम्बई है, इसे चोरी नहीं कहते, यह भी एक धंधा है। वह देखो सामने छक्कन चाचा को, जानती हो क्या करते हैं? क्या? संध्या ने सामने खड़े एक वृद्ध की ओर देखते हुए पूछा। अपाहिजों भिखारियों की टोली का सरदार है। उन्हें हर चौक पर बिठाने का कमीशन लेता है कि पुलिस वाले तंग ना करें। संध्या ने एक लंबी सांस भरी। पगली, यह अनोखी दुनिया है, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। आओ तुम्हारा परिचय करा दूं। जॉन डले, पाशा ने ऊंचे स्वर में पुकारा। नन्हे पाशा को झुककर सलाम करते हुए एक व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। सिर पर फटा पुराना हैट और किसी कबाड़ी से लिया पुराना डिनर सूट पहने वह इन भिखारियों में एक काला अंग्रेज दिखाई देता था। हेलो जॉन, तुम्हारा ज्योतिष क्या कहता है? एक तूफान आने वाला है, जॉन ने संध्या की ओर देखते हुए कहा। कहाँ? तुम्हारी सराय में बहुत बड़ा तूफान, इनकलाब। कौन लाएगा? नन्हे पाशा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मैडम, उसने संध्या की ओर देखते हुए उत्तर दिया। उसकी यह बात सुनकर पाशा खिलखिलाकर हंसने लगा, जैसे उसकी यह बात बड़ी अनोखी लगी हो। जॉन उसे देखकर हंसते छेंपकर एक और भाग गया। तुम एक तूफान लाओगी मेरी सराय में? यह ईसाई का बच्चा अपने आप को ज्योतिषी जताकर बम्बई के आए यात्रियों की जेबों से चांदी खींचता है। पाशा ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए संध्या को संबोधित करते हुए कहा। यह भी तो एक धंधा है मामा। हाँ बेटा, अपने को जीवित रखना भी एक धंधा है, परंतु यूं कीड़े मकोड़ों की भांति जीने से मर जाना ही अच्छा है, उसने कुछ गंभीर स्वर में उत्तर दिया। सुंदर, पर यह विचार इन कीड़े मकोड़ों में मत फैलाना, वरना ये अपनी चाल छोड़कर हवा में उड़ने लगेंगे। फिर जानती हो क्या होगा? क्या होगा? उसके स्वर में दृढ़ता थी। धरती पर औंधे आ गिरेंगे, क्योंकि इनके भाग्य में रेंगना ही है। तो मैं इनका भाग्य बदल दूंगी, इन्हें पर देकर उड़ना सिखाऊंगी। तो जॉन डले ठीक कहता है, यह मैडम इंकलाब लाएगी, कहकर वह फिर हंसने लगा। इस भयानक हंसी में भयानकता थी। संध्या ने कहवे का खाली प्याला चबूतरे पर रख दिया और धीरे धीरे पांव उठाती हॉल में बैठे लोगों की ओर बढ़ी। खाना बीबी और नन्हे पाशा चुपचाप उसे देखते रहे। आगे बढ़कर उसने सबको एक स्थान पर एकत्र होने का संकेत किया और जब वे उसके गिड़ जमघट बनाकर खड़े हो गए तो ऊंचे स्वर में उनको संबोधित करते हुए बोली, मैं तुम लोगों का भाग्य बदल देना चाहती हूँ। सब आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे, जैसे किसी ने विचित्र और अनहोनी बात कह दी हो। वे सब आपस में खुसर फुसर करने लगे। मौन एक समझ में न आने वाली अधूरी रागनी में बदल गया। वह फिर बोली, तुम लोगों को क्या चाहिए? पेट भर रोटी, उनमें से एक बोला। हाँ हाँ, 2 समय रोटी, हम भी इंसान हैं, सबने दोहराते हुए कहा। तो अपने को पहचानने का प्रयत्न करो, इंसानों की भांति जीना सीखो। परंतु कैसे? एक ने आगे बढ़ते हुए पूछा। इंसानियत के मार्ग पर चलकर। आओ, मैं तुम सबको एक नया पथ दिखाती हूँ, जहाँ रोटी कपड़ा मकान सबको एक समान मिलेगा। क्या तुम इस पथ पर मेरा साथ दोगे? अवश्य। हॉल लोगों की आवाज़ से गूंज उठा, जैसे सचमुच सबको कोई संभालने वाला मिल गया।